हाँ, ऐसा नहीं है बेटा। शाम को एक साइंस ही कर लेंगे, फिर आपकी SST शुरू कर देंगे। और आज अभी SST की रशियन रिवॉल्यूशन। अब ये चैप्टर भी आ रहा है ये। सिलेबस क्या रहता है? हार्ड बुक से 2 चैप्टर इकोनॉमी में है 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। और हमने तो और क्या? मैं क्लास की नोटबुक में लिखी थी। वही यार ये सारे चैप्टर आ दिए हैं ना सोशलिज्म वो भी समझ में नहीं आया ना, हमें भी नहीं आया हमारे साथ हमारा मैं समझा हमारे से बुक भी नहीं खोल रहा। हाँ हम बुक भी नहीं खोलते तो होता सही भी नहीं। सर बेचारे बोले कल से सोशलिज्म शुरू होगा। बात ना करें, अभी 6 घंटे हमको और खड़े होकर पढ़ाना है, तो हम डिसिप्लिन मेंटेन करें या पढ़ा लें, हमारी भी एनर्जी कंजर्वेशन करो ना। सो रशियन रिवॉल्यूशन जिस समय पूरे यूरोप में, देखिए यूरोप में क्या हो रहा था, कहीं कहीं पर इस तरीके से। सो दिस इज यहाँ पर, ठीक है, यूरोप में कहीं कहीं पर कंजर्वेटिव्स थे और कहीं कहीं पे क्या थे, लिबरल्स थे, और कहीं कहीं सुनिए कहीं कहीं सोशलिस्ट पार्टी भी हो रही थी। लेकिन सोशलिस्ट का कहीं रूल था, या तो कंजर्वेटिव की रूलिंग थी या फिर लिबरल्स की। सोशल ग्रुप्स बने थे बट दे वर नॉट रूलर्स ऑफ एनीवेयर। तो पूरे यूरोप में किसका किसका शासन था देख लीजिए। तो यहाँ पर कहीं कंजर्वेटिव्स थे और कहीं पर क्या थे, लिबरल्स। सो लेट अस सी वन वीडियो रिगार्डिंग दिस, देन वी विल कम टू दिस। ओके नाउ और फिर उसके जो पॉइंट्स हैं वो हम देखते जाएंगे। ओके वो जो एक साथ ही चेंज आते थे और कंजर्वेटिव वो जो धीरे धीरे रशियन रिवॉल्यूशन, पढ़ाकू विमान। मैं नाथूराम गोडसे, हाँ वही हूँ मैं जिसने गांधी जी का वध किया। जानता हूँ 2022 में मेरा क्या काम, पर Okay, now keep on listening. आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। सो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रीडम एंड इक्वालिटी जैसे आइडियाज पूरे यूरोप में फैलने लगे। हमने ये पढ़ा था कि पहले फ्रेंच सोसाइटी जो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, रेवोल्यूशन के बाद पीपल रियलाइज ये जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना पॉसिबल है और ये सोसाइटी कैसे चलनी चाहिए उसके बारे में लोगों के अलग अलग आइडियाज थे। एंड इन आइडियाज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे लिबरल्स, रैडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। देखो 3 कैटेगरीज थी। क्या बताया इसने कि फ्रेंच में रिवॉल्यूशन आया था और लोग ये जानने लगे थे कि हमें मोनार्की को हटाना है, और 3 कैटेगरी के लोग थे। कौन कौन सा बता रहा था, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स और सोशलिस्ट्स। पहला क्या है, लिखो लिबरल्स। लिबरल्स, तो लिबरल्स कौन थे, दे वांट ये सडन चेंजेस। वे क्या चाहते थे, दे वांट, लिखिए liberals want sudden changes and
कंप्लीट मतलब एब्सेंस ऑफ मोनार्की, यानी नो मोनार्कियल रूल, कोई मोनार्की नहीं चाहते थे, नो फॉर्म ऑफ मोनार्की, न कंजर्वेटिव मोनार्की न या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कुछ नहीं चाहते, कहते थे राजा नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। सो ये क्या करते थे बताइए, वांट, एंड ये लिखिए इस पे क्वेश्चन आएगा, वांट पॉलिटिकल, सर एंड दो बार आ गया। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। ये क्या चाहते थे, इकोनॉमिक फ्रीडम चाहते थे, एंड एबॉलिशन ऑफ ऑटोक्रेसी का मतलब समझते हो? अभी एबॉलिशन ऑफ ऑटोक्रेसी, अभी ये बताएगी कि ऑटोक्रेसी कि किसी भी तरीके का एक का शासन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लिबरल्स थे वो वुमेन के सफरेज के खिलाफ थे, कहते थे वुमेन को वोटिंग राइट नहीं देना, ऐसा था। मतलब इतना सब चाहते थे, वो चाहते थे कि हाँ चेंज आए, लेकिन वो क्या चाहते थे बताइए, बट वर अगेंस्ट वुमेन्स सफरेज। सफरेज का मतलब आप समझते हो? सफरेज का मतलब है वोटिंग राइट, वोटिंग राइट। और क्या चाहते थे बताइए? सर सफरेज की जगह वोटिंग राइट ही लिख दे। देखो वोटिंग राइट ये नाम है इसका, एक वर्ड है, क्वाइंड है, उसके लिए आप चाहे तो याद रख सकते हैं तो रखें, नहीं तो वोटिंग राइट, देवर अगेंस्ट। तो ये चीज़ आई बुक में आएगी जगह जगह, तो हमने बता दिया आपको कि यार तो ये समझना वुमेन्स के अगेंस्ट में थे। एंड दे वांट दैट ऑल रिलीजन्स, पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स शुड लिव हैप्पीली। वो कहते थे रिलीजन कुछ नहीं होता है, रिलीजन के बारे में उनका ज़्यादा वो नहीं था, ठीक है। सो दे वांट पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, पीपल ऑफ ऑल शुड लिव हैप्पीली। तो वो ये चाहते थे। तो लिबरल्स का जरा आपने देख लिया कि क्या चाहते थे, सुनो लिबरल के बारे में। सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे। They wanted कि सोसाइटी में हर तरह के रिलीजन के लोग एक दूसरे के साथ है ना? अच्छे से रह सके, बट उनको ये नहीं चाहिए था कि कोई डायनेस्टी रूल करे या उस डायनेस्टी के पास बहुत पावर हो। They wanted लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, यानी जो लोगों के वोट के थ्रू बनी हो, और ये गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाए वो लॉज एक वेल ट्रेन्ड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी डिफाइन करे। But liberals were not like Democrats. Universal adult franchisee, कोई नहीं चाहते। हर सिटीजन को वोट देने का राइट है। इसको लेके लिबरल्स और डेमोक्रेट्स के व्यूज काफी अलग थे। डेमोक्रेट्स चाहते थे कि सबको वोट देने का राइट हो, बट इसको लेके लिबरल्स वर अगेंस्ट। दे वांटेड सिर्फ मेन जिनके पास प्रॉपर्टी हो वही वोट दें, बाकी कोई भी वोट नहीं दे। इनफैक्ट कोई वुमेन को भी वोट देने का राइट ना हो। Radicals wanted कि गवर्नमेंट की और लिबरल समझ आ गया, वुमेन को वोट राइट नहीं होना चाहिए, सब मिलजुल के रहें, कोई डायनेस्टी रूल ना करे, ऑटोक्रेसी ना हो, और उनको फुल इकोनॉमिक फ्रीडम हो, पॉलिटिकल फ्रीडम, मैन में भी जिनके पास जमीन हो, दोज प्रॉपर्टी जिनके पास हो। सो मैन ओनली हैविंग प्रॉपर्टी शुड बी गिवन वोटिंग राइट्स। बोलो सही बात समझ आ गई? मैन विद प्रॉपर्टीज should be given voting rights। तो यहाँ पर जो यूरोप था, यूरोप में हमने फ्रांस में भी देखा, कभी लिबरल्स आ जाते थे और कभी रिपब्लिक आ जाते थे, कभी डेमोक्रेट्स आ जाते थे। डेमोक्रेट और रिपब्लिक एक ही है। तो यहाँ किसका किसका शासन था? लिबरल्स का था, लिबरल्स और कंजर्वेटिव। बहुत बाद में 1870 में जाकर डेमोक्रेट्स आए, जब पूरी तरीके से पब्लिक का शासन हो गया। 3 बार फ्रांस में रिपब्लिक फेल हुआ है। पहला मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के टाइम पे फेल हुआ, फिर उसके बाद और आगे चलोगे नेपोलियन बोनापार्ट के बाद फिर एक बार फेल हुआ, चार्ल्स टन। वो हमें अभी आगे क्लास में पढ़ाया जाए। तो 1870 में है, हम लोग 1789 में बास्टील जेल पढ़ रहे। तो 1879 का मतलब 100 साल बाद फिर रिपब्लिक आई। तो अभी डेमोक्रेसी की बात ना करें। 3 कौन कौन से ग्रुप है बताओ? रेडिकल, एक रेडिकल भी बताएंगे। तो अब दूसरा नाम मैं लिखने जा रहा हूँ, रेडिकल क्या चाहते थे बताओ? रेडिकल कौन होते थे?
ये चाहते थे मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर मतलब जिसके हाथ में लाठी होगी वही उसी की भैंस है। अच्छा तुम्हारी भैंस हो, तुम्हारे हाथ में लाठी नहीं हो तो मार के तुमको ले जाएगा तुम्हारे भैंस। मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट, अगर तुम्हारे यहाँ 80% क्रिश्चियन है तो 20% को मार डालेंगे और 80% कर लोग। जैसे कि अमेरिका में 95% ब्लैक्स को मार दिया गया, रेड इंडियंस, सिर्फ उनका रंग काला था इसलिए मार दिया, और 5% ही वो ब्लैक्स बचे, वो अपने अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं। और अभी भी उनको खूब उनके ऊपर टीजिंग होती है जब वो क्लास में बैठते हैं ब्लैक्स। तो ओबामा बने थे ब्लैक के प्रेसिडेंट। अब देखो रेडिकल्स क्या चाहते थे, दे वांट मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट, जिनका जो ज़्यादा संख्या में हो उन्हीं की गवर्नमेंट। दे वांट मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जैसे श्रीलंका में सिंगली ज़्यादा है, बौद्ध लोग, वो कहते हैं हमारी सरकार है और तमिल लोगों को कोई अधिकार नहीं है, उनको नौकरी भी नहीं कहाँ मिली। पे सर? श्रीलंका में वहाँ करीब 70 साल गृह युद्ध चला है, सिविल वार, आपस में लड़ते रहे। वो LTTE तमिल लिबरेशन टाइगर ईलम वाले लोग थे। अभी भी तो कुछ चल रहा है ना अब तो वहाँ बर्बादी हो गया, लूट के खा, स्ट्राइक हो गई, सिविल वार हो गया, अब श्रीलंका फेल्योर हो गया। तो समझ में आ गई वो किस वजह से फेल हुआ, मेजॉरिटेरियन। बुद्ध लोगों ने कहा हम तमिल लोग कम हैं, उनको ना नौकरी देंगे, ना एजुकेशन में हिस्सादारी देंगे, कुछ नहीं देंगे, शिक्षा में भी नहीं देंगे आरक्षण, और सब किया और सब फेल। ऐसा अगर इंडिया में चलाया जाए तो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। अच्छा अब जरा सुनो रेडिकल क्या क्या चाहते थे, क्या मेजॉरिटी ऑफ पीपल शुड रूल, इसको कहते हैं मेजॉरिटी पीपल शुड रूल। मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट को तो समझते हो, तो मेजॉरिटी पीपल का रूल होना चाहिए, शुड रूल। अच्छा बताइए क्या माइनॉरिटी को मार्जिनलाइज कर देना चाहिए, वो ये चाहते थे, उनको हाशिए पर किनारे करो, माइनॉरिटी शुड बी मार्जिनलाइज, उनको इग्नोर कर दो, माइनॉरिटी शुड बी मार्जिनलाइज। ये चाहते थे। और जरा पढ़े रेडिकल्स क्या चाहते थे, ये देखो, ये चाहते थे वुमेन को वोटिंग राइट हो, दे वांट वुमेन सफ्रेज, दे वांट। अब देखिए आगे क्या चाहते थे, Radicals didn't want कि rich landowners या factory owners उनके पास privileges हो, so they were okay with private property, but ये नहीं चाहते थे कि बहुत सारी property कुछ ही लोगों के पास सीमित हो, and they supported women का right to vote. ये देखो Conservative और ये चाहते थे सफ्रेज, मतलब वुमेन सफ्रेज है, देखने यही होगी। हाँ फिर देखो अभी देखेंगे, तो इसमें क्या चीज है, यहाँ तक आपको समझ में आया? सर GE के बाद TTE है, सफ्रेगेटी है। तो वैसे जो हम लोगों में है सफ्रेज चलता है, ये बुक में भी यही है, वुमेन टू गिव वुमेन द राइट टू TTE सफ्रेगेट लिखो, सफ्रेगेट लिख लो, ठीक है, सफ्रेगेट ऐसे ही। और यहाँ पर भी सफ्रेगेट। अब और क्या चाहते थे, दे डोंट वांट दैट प्रॉपर्टी शुड बी लिमिटेड टू सम पर्सन, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना। दे वर अगेंस्ट, दे वर इन फेवर, वो किस फेवर में थे, दैट प्रॉपर्टी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सर पर ऐसा कैसे हो सकता है, किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी है हाँ तो उसका right है। ये अगेंस्ट में थे, they were against the property should be held। इसी से सोशलिस्ट का उदय हुआ है, वो ये कह रहे थे इनकी प्रॉपर्टी बांटो सबको, तो इसी से सोशलिज्म आ जाएगा।
वो चाहते थे उनके पास नहीं रहे। हम यहाँ सोच रहे हैं रशिया में किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारी ये ले ली जाएगी, तुम इंजीनियर हो सब कुछ हो, बोला जाएगा सबको एक रोटी मिलेगी, तुम्हें भी एक रोटी मिलेगी। लेनिन ने वहाँ रेडियो पे बोला था कि हम सब लोग काफ़ी खुश हैं कि आज से सबको 2 रोटी बटी। हाँ, और ये मतलब 1819 की बात है कि हम लोगों ने पर्याप्त विकास कर लिया, 2 रोटी आज से बटी। और उसमें डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे और एक अनपढ़ आदमी भी था, सबको 2 रोटी। तो ये अच्छा है कि इक्वलिटी है, बट ऐसा तो नहीं कि किसी के लाइन किसी का तो होता है। इसीलिए तो वहाँ पे आदमी घुट घुट के जी रहा है, उसका कोई कैरियर ही नहीं है। वहाँ लोग खेत में जाते हैं, सब काम करने कहते हैं हम क्यों करें, हमें तो 2 ही रोटी मिलनी है। और जो इंटेलिजेंट आदमी है वो कहता है हम पढ़ाई क्यों करें, मिलनी तो 2 ही रोटी है। बात सही है कि नहीं? तुम काम क्यों करें? तो सबका घर में प्रॉपर्टी शुड बी हेल्ड विथ सम पर्सन। तो लेकिन ऐसा भी वहाँ पर काम हुआ। क्यों काम हुआ? क्योंकि लंदन में बहुत सारे ऐसे थे जो वर्कर्स थे और बहुत सारे एम्प्लॉय थे जो लोगों को रोजगार देते थे। एम्प्लॉय भी थे और वर्कर भी थे। तो वहाँ पर जो वर्कर थे वो गरीब होते जाते थे और इंडस्ट्रियलिस्ट जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति थे वो अमीर होते जाते थे। तो लोगों ने, वर्कर्स ने कहा इनकी पैसा छीनो, हमें मिलना चाहिए। तो इनका सपोर्ट हुआ रेडिकल्स का। अगर इनका पैसा छीन जाए तो हमें ना मिल जाए, तो इसलिए दे वर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। वो चाहते थे हमारा पैसा बढ़े और वर्कर्स को चाहे 18-18 घंटे काम लो, उनको बैरक में लिटा देते थे, डॉर्मेट्री में, सो एक करके, और 6 घंटे सो लो फिर काम पे आ जाओ। बस पूरा दिन काम करते रहो, 6 घंटे सो, 18-18 घंटे काम दे रहे हैं। खाना खाना मिल जाएगा तुमको, वही काम करने के बीच में खाना मिलता रहे, ऐसा कोई जिंदगी नहीं। मतलब बस ऐसे ही खाना पीना दे दिया। रेडिकल समझ में आ गया कौन थे? वो चाहते थे कि प्रॉपर्टी क्या हो, लोगों में बांट दी जाए। वो लोग समझ में आया। दूसरी चीज है ना लास्ट वाला बोलो। लास्ट वाली लाइन कि प्रॉपर्टी शुड बी हेल्ड, दे वर अगेंस्ट। वो इसके विरोध में थे कि कुछ लोगों के हाथ पे प्रॉपर्टी है। नहीं सिर्फ इस टाइप से कि जो अमीर है उनके पास नहीं रहे, सब में बच जाए। हाँ यही, दे वर अगेंस्ट दैट द प्रॉपर्टी शुड बी हेल्ड विद रिच पर्सन। वे किसके खिलाफ थे? कि प्रॉपर्टी शुड बी कन्फाइंड टू फ्यू पर्सन। हाँ कन्फाइंड लिख दो, नहीं 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 हाँ? ठीक है, हेल्दी ठीक है। ठीक है। अब आगे देखो, तीसरी बात देखिए, वुमेन सफ्रेगेट लिख लिया ना, यस 2 चीज समझ में आ गई। अब हम समझेंगे कंजर्वेटिव्स और सोशलिज्म। 4 चीज समझनी जरूरी है इस चैप्टर पे जाना, फिर समझ में आ जाए। तो तीसरी चीज देखो ना, एग्जाम में डिक्शनरी कोई ना बुक में नहीं जाते, नहीं डिक्शनरी लो। अब रेडिकल्स के बाद आगे देखिए ये कंजर्वेटिव ऑन द अदर हैंड लिबरल्स और रैडिकल दोनों से काफी अलग थे। उनको बिल्कुल नहीं पसंद था कोई भी चेंज सोसाइटी में। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन आने के बाद दे वर रेडी टू चेंज, पर उनका बस ये मानना था कि चेंजेस हो ना थोड़ा स्लोली स्लोली। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। क्या 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 मतलब ये चाहते थे, कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे? धीमे धीमे चेंज। पहले तो चाहते थे राजा ही रहे, फिर वो बाद में कहने लगे नहीं हो सकता। So conservatives. So what the conservative chants? They were opposed. मेरे को देखना है सर, एक बार लग रहा था सर, एक बार पीछे करो ना। हाँ बता रहे। They were opposed, ठीक है, opposing sudden changes, and they want some form of monarchy. कुछ ना कुछ राजा को रहना ही चाहिए। समझ में आई बात की नहीं? जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं थी, हमने कहा था नेशनल असेंबली बनी थी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी कि नहीं? They want तो मतलब कि उनको मोनार्की चाहिए ही थी उसमें। हाँ, कहते थे राजा नहीं हटा बस चाहिए, दिखावे मोनार्की। और वो ये भी चाहते थे कि रिलीजियस इंटरफेरेंस भी रहे, मतलब क्लर्जी भी किसी न किसी फॉर्म में हो। और दे वांट द डोमिनेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। वो कहते थे बस हमें थोड़े से अधिकार दे दो, हम तुम लोग को कुछ नहीं करना चाहते, भीख में थोड़ा सा दे दो। तो इसलिए दे वांट, ठीक है, क्लर्जी एंड नोबिलिटीज बोथ।
डोमिनेंस, उनको दोनों को चाहिए। They want few rights only, but agree, वो agree करते थे क्या to dominance Yes, sir. of first and second stage। अच्छा अब आगे देखो कंजर्वेटिव तो तुम्हें समझ में आ गया। तो बैक करके कर सकते हैं। सर एक बार बैक करना ये जो टाइम था इट वाज फुल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक न्यू सिटीज और नए नए इंडस्ट्रियल रीजन बनने लगे, रेलवे नेटवर्क एक्सपैंड हुआ एंड इंडस्ट्रियल ध्यान से सुनो। रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारे मेन विमेन एंड चिल्ड्रन फैक्ट्रीज में आके काम करने लगे। वर्क आवर्स बहुत ज़्यादा था और जो पैसा मिलता था वो बहुत ही कम, हाउसिंग और सैनिटेशन की भी परेशानी होने लगी। ये सब देख के लिबरल्स एंड रैडिकल्स इन सब परेशानी का सोल्यूशन देखने में लगे। दे वांटेड कि जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है इसका बेनिफिट जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी जाना चाहिए इन द तो फॉर्म उस समय रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था क्योंकि जेम्स वाट ने इंजन बना दिया था, तो उससे रेलवे बनने लगा। तो अब बहुत सारे कोल फैक्ट्री थी, माइनिंग वर्क हो रहे थे, कोयला निकालेंगे तभी तो रेलवे चलेगा। और इस तरीके से बहुत सारी जब रेलवे हो गया तो कॉटन मिल बनने लगी, स्पिनिंग जेनी, जेनी ने स्पिनिंग जेनी बना दिया था जिसमें एक साथ हजारों थ्रेड्स निकलते थे, तो कपड़े बड़े स्तर पर बनने लगे। इनके लिए जहाँ जहाँ फैक्ट्री लगी वो सिटी में बदल गए, और सिटी में इतना धुआं निकलता था लंदन में, वो कहते थे हमारे यहाँ तो सुबह ही नहीं होती, फट से कहते थे, इतना धुआं निकलता था क्योंकि पूरे धुएं से आकाश भरा रहता। वो कहते थे हमारे यहाँ तो सुबह नहीं होती, इतना मॉडर्न है। तो वहाँ जब एसिड रेन हुई एक दिन, एसिड गिरा तो सारी संगमरमर की मूर्तियाँ धुल गई, सारे जानवर मर गए, इतनी ज़्यादा खतरनाक किस्म। तो अब ऐसे केस में लिबरल्स और रेडिकल्स क्या मांग करने लगे, दो हमने बताया। देखो रेडिकल क्या चाहते थे कि कुछ के हाथ में प्रॉपर्टी ना रहे, लिखा है शुड नॉट लाई, और लिबरल्स चाहते थे कि खूब आज़ादी मिले। आज़ादी बिना पैसे के संभव नहीं है। अब पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर भी तो तभी संभव है जब उनके हाथ में कुछ पैसा है। तो इन्होंने विरोध करना शुरू किया कि अब मालिकों के पास, फैक्ट्री मालिकों के पास पैसा ना हो, सबको बांटा जाए, ठीक है। लेकिन यूरोप में ये सफल नहीं हो सका क्योंकि बहुत बड़े बड़े रिच लोग थे, रिच लोगों का बहुत डोमिनेंस था। तो वो लोग जो लिबरल्स थे उनकी बात सफल नहीं हुई। सफल कहाँ हुई? रशिया में। रशिया में समझ आई बात कि नहीं? अब आगे देखो, तो ये कंजर्वेटिव तो ऐसा नहीं चाहेंगे ना कि उनका पैसा दे दो, वो तो चाहते हैं क्लर्जी भगवान है, वो तो ये नहीं बोल रहे हैं। तो अब देखो आइडियाज सुनकर बहुत सारे लोग इनसे प्रभावित हुए और वो जाके लिबरल्स और रैडिकल्स के साथ जुड़ गए। तो बहुत सी कंट्रीज में जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड रशिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होने लगी वहाँ के मोनार्क को हटाने के लिए। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, ये सब जो चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में, पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या करना चाहिए हमें ताकि सोसाइटी अच्छे से चले। ऐसे में जो सोशलिज्म का विजन था सोसाइटी को लेके, उसका सबको काफ़ी अटेंशन मिला। तो सोशलिज्म में लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट है। वो मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हर है, ऐसे ही इसलिए मानते थे क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी इंडिविजुअल के पास होती थी और ये इंडिविजुअल बाकी लोगों को काम तो देता था, बट उसका मेन मोटिव था प्रॉफिट कमाना। ये उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था जिसकी वजह से एक्चुअली उसको प्रॉफिट मिला। तो सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग अगर सोसाइटी अगर होल प्रॉपर्टी अपने पास ही रखे तो वो ज़्यादा बेटर है। सोसाइटी रखे प्रॉपर्टी कोई और इंसान के पास। एक के पास ना हो। के अलग अलग आइडियाज थे कि कैसे एक सोशलिस्ट सोसाइटी चलनी चाहिए। लाइक रॉबर्ट ओवन के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनानी चाहिए। लुइस ब्लैंक चाहते थे कि गवर्नमेंट एनकरेज करे कोऑपरेटर्स को एंड रिप्लेस करे उसको विद कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक ये रशिया का सोशलिज्म सोसाइटी कैसे फंक्शन करनी चाहिए उसकी बात है। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म 1870s अब देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि सोशलिज्म का मेन आइडिया क्या था, कि सोशलिस्ट क्या चाहते थे कि मैनी ऑफ द पीपल केम विद लिबरल्स एंड रेडिकल्स, ठीक है। हाउ द सोशलिज्म, समाजवाद, इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ भी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का मतलब क्या? सोशलिस्ट पार्टी। इसका मतलब क्या है कि अमीरों से हैवी टैक्स लो और गरीबों को क्या दो? टैक्स में छूट दो और उनको बहुत सारा वो जो है रिबेट दे दो कि भाई तुम्हें गैस सिलेंडर में छूट है, तुमको 2 रुपए किलो गेहूँ, 2 रुपए किलो चावल। खूब कहता है राशन कार्ड होता है कि नहीं?
तो 2-2 रुपए किलो चावल दिया जाता है। तो अगर मतलब दूसरों से, अमीरों से पैसा लो और गरीबों में बांटो, यही टैक्स का विधान है, यही सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब हम छीनेंगे नहीं तुमसे, सोशलिज्म। लेकिन तुमने 100 कमाया है, लाओ 40 रुपए और लो गरीब लो। 40 ज्यादा हो गया। समझ आए बात की नहीं? समझ आए? सोशलिज्म का क्या है? इक्वलिटी। कहाँ है? हैं? टैक्स लगाते हैं, जीएसटी कहाँ पे? सर सब में तो जीएसटी लगा जीएसटी लगा रहे हैं, बट एक गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम भी नीचे नीचे चल रही है, जो लोअर क्लास पीपल हैं, जो एक हमारे यहाँ क्या होती है कि मतलब लो क्लास पीपल हैं, गरीबी रेखा से नीचे है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, उनके लिए सब बहुत कुछ फ्री है। और फ्री मिलता है? मिलता भी है, 5-5 लाख का इंश्योरेंस है, वो सब गरीब लोग कार्ड लेके जाते हैं, आयुष्मान योजना है, और उसमें क्या है, वो सब अच्छे अस्पतालों में बस कार्ड दिखाते हैं, वहाँ उनका फ्री इलाज है, वो सब समझ में आई बात की नहीं? तो ये सोशलिस्ट का है, अमीरों से लो और गरीबों को दो। समझ में आया? सर बट 100 में से 40 ले लेना है, बहुत ज्यादा हो गया। देखो ऐसा होता है कि कौन कितना कमा रहा है, अगर आप और ज़्यादा कमाने लगे तो टैक्स का परसेंटेज बढ़ जाता है, और कमाओगे तो और बढ़ेगा। ये नहीं है कि हर एक से 40 लेना। अगर आप 5 लाख कमा रहे हो तो आपको 20,000 टैक्स है, लेकिन वहीं अगर आप 10 करोड़ कमा रहे हो, जैसे जो कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ कमाता है ना, तो उसको उससे 35,000 तुरंत ले लिया जाता है, 35 लाख बाकी तुम्हारा। अमीरों से ज़्यादा लो और गरीबों से थोड़ा टैक्स। तो सोशलिस्ट किसके लिए थे बताइए? देवर। सोशलिस्ट का मतलब है कि देयर विल बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग ऑल। अच्छा, फिर अब मैं आइडिया याद दिलाऊं। एक ने कहा, लुइस ब्लैंक ने, कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी मिले, तुम लोग 10-10 रुपए निकालो, 50 रुपए की दुकान खोलो और जो फायदा हो 5 बांट लो। कोऑपरेटिव सोसाइटी भाई, अब 50 रुपए की तो कोई एक आदमी दुकान नहीं खोल सकता, ध्रुव के पास नहीं है, तो अब 50 रुपए की दुकान खोली और कुछ पैसा उसके वहां पर ड्रॉर में रखा रहे। अब ध्रुव आ जाए, मुझे घर में दिक्कत है, इतनी की, हाँ हम ही लोगों की तो है, लो तुम्हें लोन दिया अब तुम चुका देना। फिर ध्रुव ने भी उससे लोन लिया, फिर अमितेश ने भी, इन्होंने बेटा अभिनव ने ना, अभिनव ने लोन लिया, अमितेश ने लोन लिया, सबने उसी में ड्रॉर में रखे। सर शेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी महाराष्ट्र में खूब चलती है, तो वहां पर क्या होता है, 10 लोग मिल गए, 1-1 लाख रुपए लगा, 10 लाख की दुकान खोली, जो फायदा वो सबको बढ़ गया। बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और उसमें क्या कह रहा है? कह रहा है गवर्नमेंट शुड इनकरेज द कोऑपरेटिव सोसाइटी। थोड़ा पैसा गवर्नमेंट भी लगा, एक ने बोला उसके बाद कि हम लोग खुद ना करें, ये काम गवर्नमेंट करे। और कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि प्रॉपर्टी, देखो कार्ल मार्क्स का और भी आइडिया, उसे रखो आगे देखें। कार्ल मार्क्स का एक आइडिया था कि प्रॉपर्टी तो किसी की होनी ही नहीं चाहिए, सब सरकारी है, तुम लोग काम करो और जो फायदा हो सब में बढ़ जाए। और इक्विपमेंट्स, जो खेती का सामान है, वो बस एक कम्युनिटी के पास एक कमरे में बंद करके रख दो, और जब खेती होनी हो सब ले लेके खेती करो, फिर बंद करके रख दो। मतलब वो खेती का सामान भी किसी का नहीं, ट्रैक्टर भी किसी का नहीं, कोई भी। समझ में आ गई? सो दैट प्रॉपर्टी शुड बी ओन टू कम्युनिटी। सोशलिज्म समझ में आया? चलो सोशलिज्म देखो। नाउ अब देखो कि सोशलिस्ट कौन है? सोशलिस्ट वो होते हैं कि द प्रॉपर्टी शुड बी, देखिए, शुड बी ओन बाय गवर्नमेंट। सुनिए, देयर शुड नॉट बी एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी की निजी संपत्ति नहीं होगी, सब किसकी होगी? गवर्नमेंट। ये गलत बात है सर। They were against सोशलिस्ट भी अच्छे नहीं है। अब देखिए तो बच्चे को पढ़ाना है, प्रॉपर्टी बेच के पढ़ा सकता है। प्राइवेट सोशलिज्म थोड़ा थोड़ा अमेरिका में चल रहा है। तुम्हारे 3 बच्चे हो गए तो तीसरे बच्चे के लिए अलग रूम, अलग टीवी, अलग वॉशिंग मशीन, अलग यूटेंसिल, सब कुछ अलग दिया जाए। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं, क्योंकि वो भी बच्चा कभी अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है, वो अभाव में क्यों जिए? हर एक बच्चा बन सकता है। तो किसी के भी जितने बच्चे होंगे तुम्हें उतने कमरे दिए जाएंगे। अब देखो, मैं कौन सी कंट्री है? अमेरिका में ऐसा They were against private property। अब जरा देखो,
बच्चे के नाम पर तानाव कर दूंगा। अगेंस्ट। और मेरी एक सिस्टर वहाँ पर कैलिफोर्निया में ब्याही है, तो उसको अपने बच्चे को लाने नहीं दिया जाता है। बोलते हैं इंडिया का वेदर अच्छा नहीं, तुम्हें जाना तो जाओ, ये हमारे देश का बच्चा है, तुम नैनी लगा के जाओ। वो कभी अपनी नानी से नहीं मिल सकती। सब एक बच्चों को सरकार देती है। सरकार उनके यहाँ हर 2 महीने में चेक करने आता है, तुमने बच्चे को पाला है कि नहीं, तुम्हें फाइन लग जाएगा। और तुम अगर वहाँ पर गोद में लेके कार में बैठे हो तो तुम्हारी कार जब्त हो जाएगी, पीछा किया जाएगा। गोद में उसके पीछे कार में मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा कि हाथ थोड़ा खड़ा है उसमें, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। पूरा डाइट चार्ट आपने क्या फॉलो किया, कैसे किया, और उनके पिता को ट्रेन किया जाता है कि कैसे इसकी सुसु पोटी साफ पूरा। वो उनके हस्बैंड ही क्लीन करते हैं, जब मतलब बहुत कुछ उन्हें करना। शुरू के 6 महीने तक लेडी को पूरा आराम करना है, उसे कुछ नहीं करना बेबी का। तो इस तरीके से हाँ, उसके और हस्बैंड को पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। डॉग बन सकता है क्या अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। और सोशलिस्ट ये चाहते थे, और ये भी चाहते थे कि देयर शुड बी कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव का मतलब समझ में आ गया, मिल के चलना। देयर शुड बी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी रन बाय पीपल। सुनो, और गवर्नमेंट शुड इनकरेज सच कोऑपरेटिव सोसाइटी, और गवर्नमेंट शुड इनकरेज encourage such cooperative society। हिंदी में सहकारी संस्था कहीं लिखा देखा है? सहकारी संस्था यानी कई लोग एक साथ कार्य करें। सहकारी संस्था कोई भी एक की नहीं है, वो कई लोगों की है, कई लोगों ने पैसा लगाया। एंड इट्स प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। जिसकी है उनके बीच में वो सारा पैसा सर, मतलब अगर किसी ने कम पैसा लगाया तो उसे कम प्रॉफिट मिलेगा। बट किसी कंपनी में इन्वेस्ट। हाँ, लेकिन सोशलिज्म का आइडिया है कि सबका पैसा समान जब तक ना हो जाए तब तक बांटते रहो। कम ज़्यादा वाला वहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं चलता है। तो अगर किसी भाई बात सही है, ऐसे भी हम चला सकते हैं कोऑपरेटिव। तुम ज़्यादा लगा रहे, तुम ज़्यादा ले लो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है इंडिया में, लेकिन वहाँ पे जैसे रशिया है, वहाँ स्ट्रिक्ट है। तो फिर उन्होंने कहा तुम लोग अच्छा काम नहीं करोगे, स्टालिन ने कहा मारो इनको गोलियों से सबको, 1 लाख को, जो सब काम नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर 2 लोगों ने एक दुकान मतलब वो फिर काम करना बंद कर दिया लोगों ने, तो वहाँ घाटा होने लगा, भुखमरी आ गई, वो काम ही नहीं कर रहे खेत में। बोले अब तो हमें तो मिलेगी 2 रोटी, हम क्यों काम। बहुत बार फेल भी हुआ, फिर गोली मार मार के ठीक किया। अभी भी उनमें कोई उत्साह नहीं है वहाँ के लोगों में पढ़ने लिखने का, बस जीने के लिए जीते हैं। क्योंकि वो अब तुम्हें यही चलता है, यही तो चल रहा है सोशलिज्म, चला रखा है। अब जरा देखो, इसीलिए तो हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, सोशलिज्म इन यूरोप, बट नहीं सफल हुआ। एंड रशियन रिवोल्यूशन वहाँ हो गया, यूरोप में नहीं सफल हुआ, अमीर क्यों अपनी संपत्ति बांटे। एंड प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम। मतलब यूरोप में सोशलिज्म नहीं चला, बट रशिया में चल गया। वहाँ चल गया, यहाँ सोशलिस्ट पार्टी बनी, लेकिन कहीं कुछ बन के सब छोटे छोटे ग्रुप रह गए, और कहीं सोशलिज्म का झंडा नहीं लहराया। और यहाँ लिबरल कभी राज्य किए, कभी कंजर्वेटिव, सोशलिस्ट नहीं किए। और वहाँ पर जो जमीन जिनकी थी ना, वहाँ नेचुरली किसान क्या करते थे, कहते थे चलो हम 10 लोग अपनी जमीन एक साथ मिला लें, क्योंकि इतना बड़ा रशिया, अब वहाँ पर कम लोग रहते हैं, तो वो कैसे ज़मीन में खेती करेंगे। वो सब अपनी ज़मीन मिला लेते थे, एक साथ खेती करते थे, और फिर फायदा इक्वली बांट लेते थे। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि अरे ये तो नेचुरल सोशलिस्ट हैं, इनको क्या सिखाओगे, इससे अच्छा यहीं चल सकता है सोशलिस्ट। फिर लेनिन ने, ये तो बहुत अच्छा, गांव के लोगों से सोशलिज्म की शुरुआत करते हैं, और वहाँ सोशलिज्म जब शुरू हुआ तो वहाँ का जो जार निकोलस II था उसको उखाड़ के फेंका इन्होंने, और फिर वहाँ सोशलिज्म का उदय हो गया। फिर पहले लेनिन आया, फिर स्टालिन।
समझ आई बात क्या? जार निकोलस अरे जार निकोलस II तो ऐसा राजा था, और उसकी वाइफ अलेक्जेंड्रा, उसकी वाइफ अलेक्जेंड्रा, वो जब किट्टी पार्टी खेलती थी ना, करोड़ों रुपए उसमें उड़ा देती थी, ऐसी थी। मतलब अलेक्जेंड्रा, और जार का ऐसा शासन था, अगर उसने आज पेड़ लगाया है तो 10 गार्ड उसकी निगरानी कर देंगे, और पेड़ मर भी जाएगा तब भी 200 साल तक उसकी पहरेदारी करेंगे। और वहाँ वो बोलेंगे कभी यहाँ पेड़ लगाया था, हम इसकी पहरेदारी करेंगे। ऐसा कट्टर, मतलब विश्व का सबसे कट्टर था तो जार। जार का मतलब राजा, कट्टर मतलब जैसे कैसर का मतलब किंग होता है, कैसर विलियम। जार, जार का मतलब किंग। जैसे लुइस का मतलब किंग, लुइस 16 में लुइस का मतलब किंग। उसका नाम क्या है? 16वां राजा, ऐसे समझ में आए कि नहीं? राजा पर क्या है यार, विलाप नाम भी नहीं है। राजा 16 वही उसका नाम नहीं है, सॉरी आपका नाम नोट करो इसको। दिस वाज द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स, द या otherwise the property should be owned by community was the idea of कार्ल मार्क्स। प्रॉपर्टी किसके द्वारा ओन्ड होनी चाहिए? कम्युनिटी के द्वारा। कार्ल मार्क्स के बारे में नोट आएगा। अब देखो कि सबसे बड़ी बात है, कार्ल मार्क्स के बारे में अलग से लिखेंगे, इसके बारे में जरूर आएगा। सबसे हाँ, अभी आपको दिखाया था ना बूढ़ा आदमी, मैं फिर से बैक करूंगा, फिर से दिखाऊंगा। सर वो आप रिवाइंड करो, वहाँ तक था बिल्ली और ओके सुन लीजिए, हम भेज देंगे। सब कार्ल मार्क्स और एक बार फ्रेडरिक एंगल्स का एक ही आइडिया था। इसमें लिखा है दोनों का। हाँ, हाँ, दोनों का नाम। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिच एंजल्स, यही ठीक है, ये भी लिखो। फ्रीडरिच एंजल्स, FRI। पेज नंबर पे ही है। वो पैराग्राफ फ्रीडरिच वो मैंने मार्क ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ब्रैकेट फिर में दोनों का आइडिया एक ही है। अब इनके आइडिया लिखो, सर ब्रैकेट में ये भी लिखो, कब पैदा हुए थे तुम्हारे। वो नहीं जरूरी है, बस इनका आइडिया है। ठीक है, इन फेवर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी लिखो, ये 2 लाइन लिखने को आएंगी। इन फेवर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, ये किसके फेवर में थे? एकलव्य, कम्युनिस्ट पार्टी के। और कम्युनिस्ट का मतलब है कि कम्युनिटी का शासन। कम्युनिस्ट समझते हो? कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, हमारी एक कम्युनिटी है, जैसे मान लो रिलीजन के बेस पे भी बन सकती है, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, कास्ट के बेस पे बन सकती है, जाट कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी। जो लोग साथ रहते हैं वो कम्युनिटी कहलाते हैं। साथ में जिनकी विचारधारा, जिनके एथिक्स, जिनके संस्कृति मिलती हो, जो एक साथ। कम्युनिस्ट पार्टी फिर अलग। तो जो कम्युनिटी में रहते हैं तो उससे कम्युनिस्ट पार्टी है। और उसका निशान क्या कहता हो? हंसिया, हथौड़ा और सितारा। ये कम्युनिस्ट पार्टी का साइन है। जो हमारे यहाँ पहले पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु इन सब ने शासन किया, और जो केरला में 2 ही जगह कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, उन लोगों ने बर्बाद कर दिया केरल और पश्चिम बंगाल को पूरी तरह। इसका मतलब है सिर्फ उन्हीं लोगों का शासन होगा जो हंसिया चलाते हैं, जमीन में खेती करते हैं, मजदूर। और सितारा का मतलब है मुस्लिम भी हमारे साथ। समझ में आई बात की नहीं? तो हम उनके साथ नहीं हैं। मतलब सब रिलीजन एक है, रिलीजन के बेस पे कोई नहीं, अलग अलग कम्युनिटी होगी और सब प्रॉपर्टी कम्युनिटी। ये किसने बताया? कार्ल मार्क्स। बोले गवर्नमेंट को नहीं देंगे प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ले लेगी सबकी। तो इन्होंने नया आइडिया क्या दिया? बोलो किसको देंगे? कम्युनिटी पार्टी। कम्युनिटी रखे, ये जमीन इस कम्युनिटी की, वो जमीन उस कम्युनिटी। हाँ, अच्छी चीज इसलिए नहीं है क्योंकि फिर इसमें कोई मेहनत नहीं करता। अभी भी वहाँ पे कोई किसी से कोई तो पढ़ो बोल रहा, क्यों पढ़ाएंगे? 2 रोटी के लिए इन फेवर ऑफ, तो वो काम चोर हो गए मालूम। तो कार्ल मार्क्स, लेकिन जिस समय चला था उस समय जार के पास बहुत संपत्ति थी,
अलेक्जेंड्रा किटी पार्टी खेती थी, कितना पैसा, लेकिन वो लोग सोचा इसका लूट ले सब। और वहाँ के लोग जो थे वो नेचुरल सोशलिस्ट थे, वो जमींदारों को और सामंतों को मार डालते थे, उनका पैसा लूट लेते। तो कार्ल मार्क्स कहते ये तो नेचुरल सोशलिस्ट हैं, ये तो टैक्स ही नहीं देते, लगान ही नहीं देते, ये मार डालते हैं। तो उन्होंने कहा तुम मारो उनको, खुलेआम मारो, सब पैसा लूटो, अपने नाम करो, ये चीज अभी यहाँ भी बताएगा। तो कार्ल मार्क्स इन फेवर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, समझ में आया? एक साथ कम्युनिस्ट सोसाइटी भी लिख सकते हो। तो इट वाज कम्युनिस्ट सोसाइटी लिखो, पार्टी नहीं। सर अब लिख दिया। नहीं, पार्टी बनी नहीं थी कोई, सोसाइटी लिखो। सर के बोलने से पहले मैं सोसाइटी लिख रही थी। Society. बोल रहे पार्टी लिखो। So he believed that condition of worker could not improve as workers, उनका क्या मानना था? Workers should overthrow, उनको फेंक देना चाहिए। Workers should overthrow capitalism. कैपिटलिज्म बोलना समझते हो? पूंजीवादी, जिनके पास पूंजी है, मनी है। कैपिटलिस्ट को मार डालो, ओवर तो उखाड़ फेंको। जो मनी उनको क्या करो बताओ? पूंजीवादियों यानी पैसे वालों को मार डालो। दे शुड ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। कैपिटल समझती हो ना, मनी, तो उनको ओवरथ्रो कर दो। जिनके पास पैसा है बस। हाँ, and the rule of private property and oppose private Sir. property। हाँ, साइंस का तो लेट एग्जाम है, उसका तो हो जाएगा सिलेबस, आप ये करा दो। यही तो करा। पहला नहीं मतलब शाम को भी यही वही करा करा दो। दो। फर्स्ट एग्जाम उसी का है ना। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। तो कुछ नहीं आता कुछ चलो इतनी बात समझ में आई, हम सब करा देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई कि ये कार्ल मार्क्स का आइडिया लिख दो। Until then workers condition could not improve। जब तक वर्कर्स ऐसा नहीं करेंगे तब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं आएगा। पूंजीवादी। Until then condition of workers रैंक हटा दो तो 30 बना दो। could not। सर ये फिर से एक बार फिर से समझो, कार्ल मार्क्स का आइडिया था कि मनी शुड बी ओन्ड बाय कम्युनिटी। बोलो इतना लिख लोगी। दे शुड ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट, जब तक वो ऐसा नहीं करें। एंड दे शुड अपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्यों इसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है? 10 लोग जाएं और सब लूट लें। सर फर्स्ट लाइन क्या बोली आपने? प्रॉपर्टी शुड बी होल्ड बाय कम्युनिटी। अच्छा हाँ। कोई बोले जैसे तुम्हारे यहाँ कम्युनिटी हॉल होता है, सब लोग वहाँ जाकर पार्टी करते हैं, अपने प्रमोशन पार्टी, कोई JW बना, ऐसा होता है कि नहीं? तो कम्युनिटी हॉल होता है। वैसे सब चीज़ कम्युनिटी की होनी चाहिए, किसी एक की होनी ही नहीं चाहिए। और क्या करना है बताइए? तब तक वर्कर की कंडीशन नहीं सुधरेगी जब तक वो मनी ओनर्स को, ठीक है ना, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को या पूंजीवादियों को या कैपिटलिस्ट को मार नहीं डालते। बोलो बात समझ में आई? तो ये सोशलिस्ट है। और ये आइडिया किसका था? एक बार ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको फिर से एक बार कार्ल मार्क्स दिखा दूँ। ये देखो, कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स ने भी सोशलिज्म सोसाइटी कैसे फंक्शन करनी चाहिए उसकी बात बताई। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म 1870s तक सोशलिज्म का आइडिया पूरे यूरोप में फैल गया। तो जो भी सोशलिस्ट थे उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई, सेकंड इंटरनेशनल, ताकि वो सब अपने जो भी एफर्ट्स और आइडियाज हैं उनको एक दूसरे के साथ सब जगह सोशलिज्म वर्कर्स थे इंग्लैंड एंड जर्मनी के, उन्होंने एसोसिएशंस बनाना शुरू कर दिया, बेटर वेजेस एंड बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए लड़ने लगे। अलग-अलग कंट्रीज में अलग-अलग पार्टीज बनने लगी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के बेसिस पे। लाइक जर्मनी में सोशल पार्टी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिज्म का आइडिया इतना पॉपुलर होते हुए भी इनमें से कोई भी जगह सोशलिस्ट की गवर्नमेंट नहीं बनी। गवर्नमेंट बनी तो कंजर्वेटिव, लिबरल्स या फिर रैडिकल्स की। बोलो बात समझ में आई? कहीं सोशलिस्ट पार्टी बनी जर्मनी में, कहीं लेबर पार्टी, क्योंकि सभी जगह इंडस्ट्री थी और सब जगह 18-18 घंटे लोग काम ले रहे थे और डॉर्मेट्री में एक साथ सुला रहे थे। तो बोलो वो मजदूरों का क्या हाल होगा, वर्कर का? तो क्या वो सोशलिज्म के सपोर्ट में आएंगे कि नहीं? और एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट सोसाइटी बना ली इन सब सोशलिज्म ने, चाहे वो लेबर पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे सोशल पार्टी हो, सबने कहा कि हम एक हैं।
और हम किसके समर्थन में हैं? मजदूर के समर्थन में हैं, किसानों के समर्थन में। बोलो बात समझ में आ गई? सबने चाहे जर्मनी का हो चाहे फ्रांस में, क्या सभी जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था? क्या सभी जगह उद्योग बढ़ रहे थे क्या? तो सब जगह के जो सोशलिज्म सब जगह फेवरेट तो हुआ, लेकिन सोशलिज्म कहीं अपने को एम्पावर नहीं कर पाया, पॉलिटिकल पावर नहीं कर पाया। मजदूर कहीं भी अपने आप को सबसे ऊंची पोस्ट पे बैठा ही नहीं सके। बैठा सके तो कहाँ? लेनिन, रशिया में। कहाँ बैठा? यहाँ नहीं बैठा सके। यहाँ अगर राजा बना तो कौन? या तो रेडिकल बना या कंजर्वेटिव बना, या रेडिकल मतलब मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट। इतना समझ में आ गया कि और ये पूरा यूरोप का नक्शा है। तो बोलो यूरोप में कौन फेल हो गया? सोशलिस्ट। लेकिन पास कहाँ हुआ? सर मेजॉरिटेरियन और चलती कैसे? मेजॉरिटेरियन का मतलब ये जबरदस्ती है। वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है वोट देना है, वोट दो। अब ये 3 लोग वोट दे रहे हैं और ये सब लोग ग्रुप बना के बैठे हैं, कह रहे हैं हम इसी को देंगे और ये हमारा आदमी है। ये इनके आदमी कभी जीतेगा ही नहीं। तो अब जो तुम्हारे लोगों का बन गया, दिखने के लिए डेमोक्रेसी है, बोलेगा अच्छा हम आए हैं और ये जो 3 पीछे बैठे हैं इनके कभी भी लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब जैसे अगर क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी है ना, तो वो क्या करती है? जब भी वहाँ पर अमेरिका में भी खुलेआम मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, सुनिए, वहाँ पर ब्लैक्स को खुलेआम मारा जा रहा है। और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, आपको मालूम है वहाँ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। ये नाटो कंट्रीज 40 वो ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी क्रिश्चियन, वो पोप को मानते हैं, जो रोम में पोप है वो मानते हैं कि भगवान है और पोप है सब कुछ, और सारे धर्म के लोग मर जाएं। वो मतलब मुस्लिम्स भी मर जाएं, हिंदू भी मर जाएं, बौद्ध भी मर जाएं, किसी तरीके से इनमें लड़ा के मारो, और सिर्फ सब जगह क्रिश्चियंस रह जाएं। तो उनकी जो 40 देश हैं जो यूरोपियन है, वो काले लोगों से भी नफरत करते हैं। तो एक तरीके से वो क्या मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं है। और OIC के 52 कंट्रीज यानी जो मुस्लिम देश हैं, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ मुस्लिम ही रह जाएं और बाकी सारे धर्मों को मारो। वो अमेरिकन के खिलाफ है। इंडिया में ऐसा नहीं है। तो इंडिया में सब चल रहा है, लेकिन वो भी चोरी छिपे अपना एजेंडा यहाँ चला रहे हैं। मुस्लिम कंट्री यहाँ लाखों रुपया भेजे, अरबों रुपया, जाओ मारो, पैसा दे रहे मारो। और इसी तरीके से शुरू में क्रिश्चियनिटी वाले ऐसा कर रहे थे। तो यहाँ दंगे कराए जाते हैं। दंगे होते नहीं है इंडिया में, यहाँ प्रायोजित होते हैं, क्योंकि पैसा दिया जाता है कि अगर इंडिया भी हमारी तरफ आ जाए, मुस्लिम चाहते हैं हमारी तरफ आ जाए, अमेरिका चाहता है हमारी तरफ आ जाए। तो इंडिया में बहुत सारे वो क्या है, मिनरल्स हैं, खेती है, इतने लोगों को एक्सपोर्ट करता है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ होती है और ये काम चलता रहता है। हिंदू का कहीं और शासन नहीं है, तो इसलिए या तो क्रिश्चियनिटी ओवर पावर हो जाती है या मुस्लिम्स हो सकते हैं, तो इस तरीके से चलता रहता है। अब आप समझ में आ गई बात आपको कि कंजर्वेटिव और सोशलिस्ट के बारे में, तो कहाँ सफल हुआ और कहाँ नहीं सफल। मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट समझ में आ गई, रेडिकल, ठीक है। आगे देखो, यहाँ से चैप्टर की शुरुआत है, ये सब डेफिनेशन थी। अब देखो भैया चैप्टर शुरू करें। ये देखो और वो थी रशियन रेवोल्यूशन। रशिया में सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट को टेक ओवर किया आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1970। ये जो टाइम था रशिया में जब मोनार्की को हटा के सोशलिस्ट ने टेक ओवर किया, दिस इज कॉल्ड रशियन रेवोल्यूशन। तो ये सब क्या बताया गया? डेट याद करो, अक्टूबर 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ। तो अक्टूबर 9 इसे अक्टूबर रेवोल्यूशन, इस पे एक अच्छा क्वेश्चन आएगा, तो अब हम इस पर लिखें। अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में सब बताएगा, ये रशिया का झंडा है। सर अक्टूबर वाला तो सेकंड फेज था ना, फर्स्ट फेज तो फरवरी में ही आया था। हाँ वो सब हम देखेंगे धीरे धीरे, उसी के बारे में पूरी बात करेंगे। फरवरी से स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर रेवोल्यूशन ये सब बता रहा है, फरवरी से ही शुरू करेगा, ये भी छोड़ेगा, ये भी कुछ नहीं। लेकिन नाम क्या दिया गया? अक्टूबर रेवोल्यूशन। सो वहाँ पर क्या चीज हुई कि देखो, पहले देखो कि नीवा नदी के किधर किधर कौन कौन लोग रहते हैं, कितना बड़ा रशिया है। तो अब यहाँ पर जरा हम देखें कि ध्यान से सुनना पूरी कहानी, तो फिर हम लिखेंगे तो समझ आएगा। चलो, क्योंकि रशिया की सिचुएशन कैसी थी बिफोर रशियन रेवोल्यूशन।
The Russian Empire in 1940 में रशिया को रूल करते थे जार निकोलस II। रशियन एम्पायर में मॉस्को के अराउंड की टेरिटरी और जो आज की कंट्रीज हैं जैसे फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस एंड पोलैंड के कुछ पार्ट्स आते थे, ये पैसिफिक में फैला हुआ था और आज के सेंट्रल एशियन कंट्रीज और जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान की रशियन एम्पायर का पार्ट थे। यहाँ पे मेजॉरिटी का रिलीजन वाज ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, बट यहाँ और भी रिलीजन के लोग रहते थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो क्या बताया इसमें? जार निकोलस किस सन से राजा था? 1914 ध्यान से सुनो, सब लोग सुनो, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से जार निकोलस का शासन था और इसमें बहुत सारी कंट्रीज थे, लाटविया, अजरबैजान, आर्मेनिया, बुल्गारिया और कौन कौन से, है ना? तो इस तरीके से बेलारूस जैसे इन्होंने बताया, तो ध्यान से ऐसे सुनते रहिए। तो इन सब का शासन था वहाँ पर, ठीक है। सो इट वाज अ मेजॉरिटी कंट्री। अब जरा देखो आगे क्या लिख रहा है कि यहाँ पर जो मेन रेवेन्यू आता था 85% लोग क्या थे? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। अब आगे देखो। और जार निकोलस कब से शासन करता था? 1914 अभी लिखवाएंगे, उसको देखना। रशिया में 85% लोग एग्रीकल्चर करके पैसे कमाते थे। ये परसेंटेज हर कंट्री की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था। जर्मनी में बस 50% लोग एग्रीकल्चर करते थे और फ्रांस में 40%। इंडस्ट्री कुछ एरियाज में सीमित थी। सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को मेन इंडस्ट्रियल एरियाज थे। जब रेलवेज का नेटवर्क एक्सपैंड हुआ तो वो सब इंडस्ट्रीज भी बढ़ने लगी जिनकी रेलवेज में जरूरत थी, जैसे कोल, आयरन एंड स्टील। बात करें इस समय की, सुनो, तो इन्होंने कहा यहाँ पर सब किसान थे, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं था। कहाँ कहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ? बहुत ध्यान से सुनती हैं, आपके दिमाग का तारीफ करें। हाँ बोलो। सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा क्या था बताओ? मॉस्को। सेंट पीटर्सबर्ग के बाद में क्या नाम पड़ा? पेट्रोग्राड। क्योंकि ये जो नाम था, ये नाम जर्मन नेम था और वहाँ की जो महारानी थी वो भी जर्मन थी, उसका सलाहकार भी अलेक्जेंड्रा भी जर्मन की थी और जो उसका सलाहकार था वो भी जर्मन था। और वो लोग क्या रशिया ने जर्मनी के खिलाफ 1914 में युद्ध किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 की बात करें जार निकोलस की, तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। तो कौन कौन सी कंट्री थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में? मित्र देश कौन से थे बताओ? अलाइड कंट्रीज। और एक्सिस पावर कौन सी थी? सेंट्रल पावर, एक ही बात है, ध्रुवीय शक्तियां। तो बोलो इसमें जर्मनी थी और ये यूरोप का मैप है। तो यूरोप में ये बताइए क्या यहाँ पर जर्मनी है और यहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी है? हंगरी। तो ये सब इसमें थे और यहाँ टर्की है क्या? ऑटोमन एम्पायर बोलो। ऑटोमन। यहाँ कौन शासन करता था? सुल्तान, खलीफा, मुस्लिम्स। खलीफा कौन शासन करता था? ठीक है, आजकल ये टर्की कहलाता है। ठीक है, आजकल इसे क्या कहते हैं? टर्की। तो बोलो एक्सिस पावर में कौन कौन सी थी? एक्सेस पावर में जर्मनी और अरे कितने ध्यान से सुनते हैं ये लोग, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कौन बता पाएगा? जर्मनी सब लिखा है और वही पढ़ दिया। हंगरी और दूसरा क्या बताया? ऑटोमन एम्पायर। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन और बताओ। ये ठीक बताएं। बुल्गारिया कैसे तुम्हें पता है? हर चीज देखोगे मतलब या तो पहले से पढ़ा है चैप्टर, नहीं तो इतना कहाँ कोई जानता। अब देखो जो खलीफा ऑटोमन एम्पायर का राजा मुस्लिम था, अभी बताया जाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ ये लोग क्या करते थे? क्या एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी चाहते थे? तो इनके खिलाफ कौन आया? इनके खिलाफ आया रशिया। ठीक है,
रशिया आया, और कौन कौन आया? ये बात कब की है? 1914। बहुत लेट रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। काम 1789 जर्मनी फ्रांस की बात कर रहे थे, और कहाँ 1914 में आया, यानी लगभग 150 साल बाद यहाँ रिवॉल्यूशन हुआ। कितनी देर से जागे हैं ये। तो अब रशिया समझ में आई, और यूएसए भी है क्या? ब्रिटेन है, और बोलो इटली फ्रांस है, ये सारे इटली भी होगा तो लिख देंगे। इटली लिखा है इसमें? नहीं पता नहीं। चलो हो सकता है इटली का नहीं अभी बता सकते, इतनी चीज है। समझ में आई बात? अब हम बात करें आगे की कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन आया कैसे। यही बात तो तुम्हें समझनी है ना कि आपको इसी पे तो क्वेश्चन आएगा कि ये लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे? जर्मनी के खिलाफ। रशिया और यूएसए एक साथ। रशिया और यूएसए एक साथ थे इसमें। अच्छा, अलेक्जेंड्रा कौन थी? सर रशिया की कोई और बताओ जार निकोलस। राजा था 1940। निकोलस की स्पेलिंग ठीक करवा लेना, ये ठीक था। एच है सर। सर एच से होगा। हाँ? हाँ सही है। अच्छा अब ये देखो अलेक्जेंड्रा, क्या ये जर्मन थी? और इसका एडवाइजर कौन था? इसका एडवाइजर था जर्मन। बात समझ आई? अच्छा किस अच्छा। कंट्री से था? हाँ, यहाँ पे दो कौन सी कंट्रीज थी? सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को। पीटर्सबर्ग। बाद में क्या नाम रखा? और सो देखो कितना अच्छा इन्होंने बताया, बाद में नाम पेट्रोग्राड। हर चीज जानती है कि जर्मन नाम था और जर्मन के खिलाफ ही लड़ रहा था, तो नाम बदल के क्या कर दिया? पेट्रोग्राड। कितना अच्छा बता रही है, हर बात की चीज है। अब देखो कितना अच्छा बताया ना कि नाम बदल गया पेट्रोग्राड। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ लड़ रहे थे। ये जंग कब तक चली? 1918 तक, ठीक है, ओके। और साथ में इनके साथ बाद में जापान भी आ गया, तो इसने जापान के खिलाफ भी लड़ाई। तो रशिया और जापान में युद्ध हुआ, तो यहाँ के कुछ टेरिटरीज थी उनको लेने के लिए युद्ध हो रहा था। लेकिन जार निकोलस क्या हुआ, वो हारता चला गया। इसके 10 लाख सैनिक मारे गए इस युद्ध में भी और उस युद्ध में भी। और ये लोग जो फाइटिंग करते थे ना इधर वाले, ये गड्ढे में बैठ के गोली में चलाते थे, और उनको बर्फ में, ये साइबेरियन रीजन है, पूरी बर्फ है, मीलों पैदल चलना पड़ता था, कई तो चलते चलते मर जाते। और भागना भी पड़ता था कई बार, क्योंकि उनके पास तोप गोले थे, ये सब इंडस्ट्रियलाइज थे। तो जब ये भागते थे तो वापस आते समय अपनी फसलें जला देते थे कि उनको कुछ खाने पीने को ना मिले, हम तो भाग जाएं और पीछे कुछ ना मिले, सब जला के आते थे। लेकिन जब जल जाती थी तो क्या वो लोग भी बेरोजगार हो गए जिनके खेत जले। तो इस तरीके से यहाँ बेरोजगारी बढ़ती गई। और जार निकोलस था कि वो युद्ध खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो क्या असंतोष बढ़ता चला गया। तो यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग में क्या बीच में एक नीवा नदी थी? नीवा, कौन सी नदी थी? नीवा के उधर कौन लोग रहते थे बताओ? नीवा के उधर मजदूर लोग रहते थे। और यहाँ पर क्या सुंदर विंटर पैलेस था? कैसा पैलेस था? अभी दिखाया जाएगा। विंटर पैलेस, राजा रहते थे। क्या तुम ये तो नहीं समझ रहे हो कि ये पीटर्सबर्ग ही इनिशियली रशिया की राजधानी थी? हाँ, शुरू में कौन राजधानी थी? पीटर्सबर्ग। बाद में क्या हो गई? मॉस्को। तो यहाँ देखो ये कौन सी नदी है? नीवा रिवर। और इसके इधर कौन था? विंटर पैलेस। और उसके उधर कौन रह रहे थे? लेबर। तो एक रात की बात है, लेबर के पास खाने के सामान ही खत्म हो गया। तो उन लोगों ने क्या किया, फिर फैक्ट्री बंद कर दी कि हम काम नहीं करेंगे जब तक हमें खाने का सामान नहीं दोगे। और ये युद्ध तो चल ही रहा था। सारा गेहूं किसको दे दिया जा रहा था? जवानों को जो लड़ रहे थे। और इन लोगों के लिए खाने का कुछ भी नहीं था खाने का। तो इन लोगों ने जब ऐसा किया तो हड़ताल कर दी। तो हड़ताल करने के बाद विंटर पैलेस में जो राजा बैठा था, यही राजा बैठा था जार निकोलस, फिर ठीक है कि नहीं? तो उसने वहाँ पर प्रदर्शन करने आए कुछ। जब उन लोगों ने उनको ऑपरेशन करने के लिए सेना भेजी और बोला कि नहीं
फैक्ट्री में काम करना है तो 4 दिनों बाद। अब वो लोग आए सेंट पीटर्सबर्ग के विंटर पैलेस के सामने प्रदर्शन निकाला कि हमें काम दो, खाना दो, काम चाहिए तो खाना दो। तो इसने गोलियां चलवा दी। अक्टूबर रिवॉल्यूशन, उसको क्या कहते हैं, ब्लडी संडे। 100 आदमी मारे गए, 300 आदमी घायल। 400 लोग थे टोटल। देख, और बहुत लोग थे लेकिन इतने ही घायल मरे, ज़्यादा नहीं होता। फिर इस और बाकी भाग, समझ में आई बात? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि युद्ध लंबा चल रहा था, सारा जमीन जल गई थी, लोग रिट्रीट कर रहे थे, इनके पास कोई ठीक से योजना नहीं थी लड़ाई करने की, और लोग राजा के विरुद्ध ऐसे ही थे सैनिक, ठीक है। और जो रिट्रीट करता था, भाग के आता था, पीछे से गोली मारता था, कहता था कि जाओ लड़ो। हैं? नहीं मारते थे। राजा के नज़र में इन सैनिकों की कोई वो नहीं थी, वो बहुत टेरर राजा था, दैट इज टायरनी, निरंकुश राजा था। तो अब समझ में आ गई बात? तो अब अक्टूबर रेवोल्यूशन का कुछ मतलब समझ में आया। अब हम इसमें देखें कि वास्तव में इस चित्र के माध्यम से क्या हुआ है। सोसाइटी थी, तो यहाँ के वर्कर्स एक डिवाइडेड सोशल ग्रुप थे। वर्कर्स में जो मेटल वर्कर्स थे वो अपने आप को बाकी वर्कर्स से सुपीरियर मानते थे क्योंकि उनके काम के लिए ज़्यादा ट्रेनिंग एंड स्किल चाहिए होती थी। 1914 तक फैक्ट्री में 31% महिलाएं काम करती थी, बट उनकी जो कमाई थी वो पुरुषों की आधी या फिर 3/4 थी। बट इतना डिवीजन होते हुए भी वर्कर्स एम्प्लॉयर्स की कोई भी बात से अगर डिसएग्री करते थे तो वो साथ में आ जाते थे और स्ट्राइक करना शुरू करते थे या फिर अपना काम बंद कर देते थे। सुनो, वर्कर्स थे और एक एम्प्लॉयर्स थे। एम्प्लॉयर्स का मतलब कौन होता है? जो जॉब देने वाला, जॉबर। कौन होता था? तो लोग जॉबर के पास जाते थे, हमें जॉब दिला दो, तो वो उनको इंडस्ट्री में फिक्स करा देता था, कहता था पहले महीने की सैलरी हमें देना, फिक्स करा देता था। उसको जॉबर कहते थे या एम्प्लॉयर, और जो काम करे उसे एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉयर और इनमें डिफरेंस था, लेकिन फिर भी ये साथ ही आ जाते थे। कभी कोई अगर वो होता था ना रिवोल्यूशन, तो साथ में ही ये आ जाते थे। कितनी बात समझ आ गई? मेटल वर्कर अपने आप को दूसरे फैक्ट्री वर्कर से सुपीरियर समझता था। क्यों? क्योंकि उनके काम में स्किल चाहिए होती थी। ये भी एक बात याद रखना आगे। अब आगे देखो कंट्री साइड की, तो यहाँ पीजेंट्स खेती करते थे, लेकिन ज्यादातर लैंड नोबिलिटी, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास था। यहाँ के पीजेंट्स को नोबिलिटी की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी क्योंकि नोबिलिटी जार के प्रति लॉयल थी। यहाँ के पीजेंट्स चाहते थे कि नोबेल्स का लैंड उनको दे दिया जाए, और बहुत बार पीजेंट रेंट देने से मना कर देते थे या फिर लैंडलॉर्ड्स का मर्डर कर देते थे। सोशलिज्म इन बोलो, जो पीजेंट्स थे वो क्या करते थे? वो लैंडलॉर्ड्स को मार देते थे। वो तो नेचुरल सोशलिस्ट थे, वो मार ही रहे, हर बात की नहीं। और जमीन वहाँ नोबिलिटीज के पास थी, तो ये लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे और उनको मार देते थे। इतनी बात समझ में आ गई? आगे 1898 में रशिया में कुछ लोगों ने मिलकर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई, जो कार्ल मार्क्स के आइडिया से प्रभावित ये देख लो, थी। यानी 1898 में there was a party formed, that is Russian Social Democratic Worker Party। ये देखो, थोड़ा पीछे चलना है इससे, अभी अक्टूबर रिवॉल्यूशन में नहीं है, थोड़ा हमें पीछे चलना है। सर तो ब्लडी संडे कब आया? आएगा, अक्टूबर रिवॉल्यूशन में आएगा। वो शायद उसकी ईयर भी पढ़ लो अक्टूबर रिवॉल्यूशन की, तो हमें भी पता चले, तो हम बता देंगे। ठीक है, चलो 1917 में आया अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन कब आया? 1917 जिसमें 100 लोग मारे गए, बस 300 लोग घायल नहीं हुए। सो अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 में आया। पेट्रोग्राड शहर में क्या हुआ बताइए? कि राजा ने 100 लोगों पे गोली चलवा दी। तो ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन है। फिर इसके बाद पूरे रशिया में प्रदर्शन तो हुआ। गोली चला तो 100 मार गया, वो गोली चलाने की वजह से 300 घायल भी हुए। घायल हो गए तो पूरे देश में प्रदर्शन नहीं होगा, ऐसे किसी को मार दो ये हो कि रहा है, हम वर्कर से हमें तुम मारोगे। ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम हो रहा है। हाँ, उसी टाइम पे हुआ। और जैसे ही अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ, चार निकोलस ने हाथ जोड़ लिया, बोला मैं सत्ता से उतर रहा हूँ। कौन आना चाहता है? लेनिन ने कहा हम आना चाहते हैं, मेरी ये 3 मांगे हैं। सो लेनिन 3 फेमस डिमांड। तो उसने कहा ये मेरी 3 डिमांड करो, युद्ध अभी बंद करो। ओके सरकार। 17 में जब ये बंद कर दिया युद्ध, रशिया ने तुरंत यूएसए आ गया।
एक साल के लिए यूएसए। रशिया और यूएसए कभी साथ नहीं लड़े, इसने बंद किया, यूएसए के एंटी उसने युद्ध जिता दिया, यूएसए का नाम है। समझ आई बात कि नहीं? अब जरा देखो, तो हम इन सब चीज़ों की ओर बढ़ें कि वास्तव में अक्टूबर रिवॉल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले 1898 में कौन सी पार्टी बनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 1898 रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फॉर्म। अच्छा, ये जो फॉर्म हुई मेरे ख्याल से ये लेनिन नहीं फॉर्म, क्योंकि मैं इसको देख के बता देता हूँ। ठीक है, तो ये किसने फॉर्म की थी? इनके बेसिस पे बनी थी ना, इनके आइडिया से ये प्रभावित, विच वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडिया, वो हम बाद में देख लेंगे, विच वाज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स, ना ऑन आइडियाज ऑफ कार्ल की स्पेलिंग क्या है? कार्ल मार्क्स। अब जरा देखें, ये हम इसमें देख लेते हैं ये किसका फाउंडर कौन था। अगर लेनिन थे तो हम लिख दें कार्ल मार्क्स का तो विचारधारा थी, और ये ठीक है। सो Russian Socialist Democratic Worker Party was founded by Russian Socialist Democratic Workers Party was founded by According to Wikipedia, in January 1912, लेनिन से पहले हुआ है, कुछ लोगों ने किया है, बाद में लेनिन ने ज्वाइन किया है। ठीक है, लेनिन ने नहीं किया, लेनिन से पहले कुछ लोग थे, लेनिन बाद में ज्वाइन करके इसमें। अब देखो आगे बढ़े, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ो। रशिया में सारी पॉलिटिकल पार्टी लीगल थी, इसलिए इस पार्टी को एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन So 1914 तक, up to 1914, all kind of political parties were illegal. So this was also illegal. इसको छिप के काम करना पड़ा, और इसके जो लेनिन थे उनको जेल में भी डाल दिया गया। लेनिन was member of this party, ये भी लिखो। So that is नहीं समझ आया, अभी समझ में आ जाएगा। अब जरा एक बात लिखें, व्लादिमीर लेनिन was लेनिन, ये भी व्लादिमीर एक उपाधि है जो किंग टाइप होती है, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, जब कोई बनता है राजा उसको व्लादिमीर बोल दिया जाता है। व्लादिमीर पुतिन was member of this party। अच्छा, until 1914 all political parties were banned up to 1914। कब तक बैन रखी गई? 1914। all political parties were banned in Russia। क्यों बोलो, रशिया में क्यों बैन रखी थी? क्योंकि जार निकोलस नहीं चाहता था कि मेरी मोनार्की में किसी तरीके का कोई खलल पड़े, कोई नेशनल असेंबली बने, कोई कुछ बने। यूरोप में तो गड़बड़ हो ही रही है, कहीं ये लोग हमारे यहाँ भी गड़बड़ न कर दें। उसने कहा हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी। बोलो बात समझ आई? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बनती तो लेनिन को भी लोग हटा देते, तो इसलिए इसने चोरी छिपे चलाया। कितने साल तक? 14 तक। कितने साल? 16 साल हो गए कि नहीं? 16 साल तक चलाया। ठीक है, सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर बैन्ड इन रशिया। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब आगे की कहानी सुनो, अक्टूबर रिवॉल्यूशन। देखिए, इसके अलावा और किस चीज में बैन था? न्यूज़पेपर पे बैन था, मीडिया पे बैन था। बोलो हाँ या नहीं?
ठीक है, तो क्या इन सब पे सेंसरशिप थी? सेंसरशिप का मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे कि हमसे पूछो तो छापो। जरा चेक करो। उस समय तो लाइक फिर मोनार्की के कंट्रोल में होता है। मोनार्की का सेंसरशिप का तो यही मतलब है ना कि तुम अपने मन से कुछ नहीं छाप सकते हो। और ना अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। ये देखो, पिटअप किए, वर्कर्स को मोबिलाइज किया और स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज किए। एक बात थी कि रशिया के पीजेंट बाकी यूरोपियन कंट्री के पीजेंट से काफी अलग थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रशिया में जो अरेबल लैंड था वो पूरा कम्यून के पास था और ये कम्यून खुद से फील्ड्स डिवाइड करके पीजेंट्स में बांटती थी डिपेंडिंग अपॉन केस के घर में कितने अडल्ट मेंबर्स हैं। और क्योंकि फैमिली का साइज बदलता रहता था विद टाइम, इसलिए कम्यून खुद से सेंसस लेके वापस से लैंड को एलोकेट करते रहते थे। इसलिए जो रशियन सोशलिस्ट थे उनको लगा कि समझ में आया? जो कम्यून का मतलब कम्युनिटी, समुदाय के लोग आपस में खुद ही मिला लेते थे और जितने जितने लोग थे उनके हिसाब से उनको जमीन दे देते थे और हिस्सा दे देते थे कि खेती करो। तो उनमें एक सोशलिज्म था कि नहीं शुरू से? तो जब पार्टी में लोग बदले, घर में लोग बदले, तो उसके हिसाब से और जमीन दे दी। जिसके यहाँ कम हुए कम कर, कम्युनिटी के हिसाब से कितने लोग खाने वाले। तो रशिया में चलता रहता था। अब जरा आगे देखो, बेटर है हम पीजेंट्स को रेवोल्यूशन का मेन फोर्स बनाएं क्योंकि ये जो पूलिंग का सिस्टम है दैट हैज मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। तो इसलिए जो सोशलिस्ट थे इन्होंने सोचा कि रशियन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी, तो जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ने सोचा नाम वर्कर है रहने दो, लेकिन फार्मर को बनाओ अपना हिस्सा, क्योंकि वर्कर तो कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ इंडस्ट्री, लेकिन सोशलिस्ट है कौन? वर्कर तो अभी नहीं छीन पाएंगे, क्या मालिक का पैसा छीन पाएंगे? लेकिन वहाँ तो स्टैबिंग रोज हो रही है। कहाँ पे? गांव में, छुरा घोंपी। तो वहाँ पर जब, तो गांव के लोग तो नेचुरल सोशलिस्ट हैं, हम उनको एक्टिविस्ट बनाते हैं। किसने सोचा? लेनिन ने और उनकी पार्टी ने, कि किनको हम असली एक्टिविस्ट बनाएंगे? फार्मर्स को। ये देखो इतने बड़े बड़े फार्म साइड में ज्यादा एक्टिव थे और 1900 में इन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी भी बनाई जो पीजेंट की डिमांड्स के लिए स्ट्रगल करती थी। पीजेंट्स को लेके सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशनरीज में काफी अब डिसएग्रीमेंट्स देखो, तो इन्होंने कहा दो पार्टी बनाई, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाई, वो पीजेंट के लिए थी प्योरली, कि हम तुम्हारी जितनी मांगे हैं पूरी करवाएं। अब वो आगे चल के बोल्शेविक और मेनशेविक बनी। बोल्शेविक बनी लेनिन की पार्टी। यानी अब आगे देखो, इन्होंने क्या कहा कि इनमें अब आगे दो धड़े हो गए। सोशलिस्ट पार्टी एक है, पहले इसका नाम बताओ जो हमने लिखा है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक और जो किसानों के लिए बनाई गई थी वो कौन सी थी? बोलो, अभी अभी बोला वो सच में, तुम अभी नहीं बस बोला। ये सही है, रशियन सोशलिस्ट पार्टी। नाउ अब जरा देखो, फिर से सुनो, इन लोग बताया मत। 1900 में इन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी भी बनाई जो पीजेंट की डिमांड्स के लिए स्ट्रगल करती थी। पीजेंट्स को लेके सोशल डेमोक्रेट्स, देखो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, सो लेटर ऑन सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी was formed which was struggling for peasants' rights, which was fighting for peasants' welfare। अच्छा, अब दूसरी पार्टी का नाम देखो, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी। वो चाहती थी, ये यही है ना, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, अदर पार्टी है, ध्यान से सुनो। तो ये बनेगी बोल्शेविक, लेनिन की पार्टी। और ये किसकी बनेगी बाद में? जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बनेगी, हैं मेनशेविक की बनेगी। बट इसमें तो आपने वो लेनिन की पार्टी तो ये लेनिन की थी, फिर बाद में इसका रिफॉर्म हुआ, लेनिन ने इसमें ये जोड़ा, लेनिन इसका मेंबर बन गया। फिर उसने कहा नहीं, अब हम इसको तोड़ रहे हैं पार्टी को, एक ऐसी पार्टी बनाएंगे। लेनिन का ऐसा नहीं होता जैसे कांग्रेस बहुत भागों में टूटी है, कभी समाजवादी पार्टी टूटी, कभी बहुजन समाज। कांग्रेस शुरू में तो एक ही थी,
तो टूट के अभी 17 पार्टी हो गई। तो इसने तोड़ लिया, बोला नहीं हम किसानों से शुरू करेंगे। अभी बात कही थी नहीं उसने कि किसान में नेचुरल वो है। तो अब हमारी एक पार्टी क्या बनेगी, बोल्शेविक, तो दूसरी ठीक है कि नहीं। ये सर तो मीन्स रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी से 2 पार्टी दिखी है। हाँ 2 पार्ट किए गए, एक हुई सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी और एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो इसलिए यहाँ पर 2 पार्टी हैं। लेटर ऑन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी वाज फॉर्म, ये फॉर्म और ये किससे फॉर्म की गई, इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इसी के 2 डिवीजन हो गए, किसके बताओ, रशियन सोशल अब डेमोक्रेटिक। जरा आगे पढ़ ले फिर हम इसको दिखा देते हैं 2 पार्ट आगे। देखो ध्यान सुनना भी सोशल है। रेवोल्यूशन, इसमें काफी डिसएग्रीमेंट्स थे। लेनिन जो कि सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का था, उसको लगा कि पीजन से एक ग्रुप नहीं है, इनमें से कुछ पुअर है बट कुछ रिच भी हैं, इसलिए दे कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ सोशल मूवमेंट। फिर लेटर ऑन रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी स्प्लिट हो गई इन बोल्शेविक पार्टी एंड मेंशेविक फिर से सुनो। पार्टी। बोल्शेविक बिलीव, अब यहाँ से सुने कि लेनिन को क्या लगा, एक तो पार्टी बन गई सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बन गई जो किसानों के लिए थी। अब लेनिन किसका हिस्सा था, इसका था। तो इसमें अब एक कौन सी बनी बताइए, जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी वो 2 पार्ट में टूट गई। तो अभी ये देखो, पहले लिखो रशियन, एक बार सुनिए, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। इसके पहले 2 पार्ट हुए। 2 पार्ट कौन कौन से थे बताइए। एक है सोशलिस्ट, लिस्ट यही नहीं है, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, थोड़ा सा नाम में अंतर है। और दूसरा का सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। जो बच गई वो यही थी, जो बच गई वो क्या थी, एक हिस्सा अलग हो गया, थोड़े पर्सन्स अलग हो गए, और बाकी जो बच गई वो क्या है, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। लेटर ऑन इसमें फिर से 2 डिवीजन हुए इसी में, एक कहलाई बोल्शेविक और एक कहलाई तो बोल्शेविक, और एक हुई सर वो सोशल डेमोक्रेटिक नहीं है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक है। सोशलिस्ट है ना, तो आप इसी में इसलिए अपना नाम बदल लिया सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, इसको लिखो। और उसके 2 टुकड़े हुए, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक। जब कांग्रेस टूटी थी तो कांग्रेस आई थी, एक कांग्रेस आई का मतलब इंदिरा, कांग्रेस अभी भी कांग्रेस आई है, कांग्रेस नहीं है नेशनल कांग्रेस पार्टी। जो इंदिरा गांधी ने दी उन्होंने उसका नाम क्या रखा, कांग्रेस आई, इंदिरा। ABCD वाला आई। तो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। और इसके 2 टुकड़े कौन से हुए बताओ, बोल्शेविक और मेंशेविक। अच्छा, बोल्शेविक क्या चाहते थे कि जो इसके मेंबर्स हो वो लिमिटेड मेंबर्स हो लेकिन क्वालिटी मेंबर्स हो, सबको नहीं कि ओपन एंट्री नहीं दी, तुम्हारी जांच परख करेंगे, ठीक ठाक अगर तुमने काम किया तभी एंट्री देंगे। और ये कहते थे इट इज ओपन फॉर ऑल। हाँ, मेंशेविक कहते थे जितनी भीड़ जुटा सको जुटा लो। और ये क्या चाहते थे, इन दोनों में अंतर क्या था, ये लेनिन की पार्टी थी, ये स्टालिन की पार्टी थी। इसकी पार्टी का कौन लीडर था, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर नाम बाद में लगा, ये याद रखना, वरना लेनिन है। और इनके नाम पे आज वहाँ के एक प्रदेश का नाम है लेनिनग्राद। तो ये क्या चाहते थे, सुनिए बेटा, लिमिटेड एंट्री, पार्टी मेंबर शुड बी क्वालिटी मेंबर्स, ठीक है। एंट्री इज नॉट ओपन फॉर ऑल, एंट्री इज नॉट, जब तक देखो कि वो अच्छा से अच्छा नहीं है, ऐसे ही नहीं फॉर्म भरवा के अंदर कर लो, उसको ट्रेनिंग दोगे, देखो सब ठीक है तभी लो। एंट्री इज नॉट ओपन फॉर ऑल। और इसमें क्या थी, एंट्री इज ओपन फॉर ऑल।
ये ज़्यादा ये इसी का शासन हुआ, इसमें घुसपैठी आ गए बाद में और इसे खराब कर दिया। समझ में आ गई बात? मेंशेविक का वो लीडर, मेंशेविक का लीडर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, वो थोड़ी देर में बताएंगे, भी आने वाला है। क्योंकि कॉन्स्पिरेसी क्या हुई और मेंशेविक क्यों बदनाम हुई वो बताना जरूरी है। और अक्टूबर रिवॉल्यूशन में प्रधानमंत्री का क्या षड्यंत्र था वो भी बताना जरूरी है। और नीवा नदी से जो आपका स्टीमर आया था जिसने विंटर पैलेस पे तोप बरसाई वो भी बताना जरूरी है। वो विंटर पैलेस इतना शानदार पैलेस है, वहाँ तोप बरसाई गई, नदी से लड़ाई हुई। वो सारी चीज़ें हम जान लें तब मेंशेविक का लीडर जाने, क्योंकि ये कहानी अभी आपको फुटकर में मालूम है कि नीवा नदी से ये हुआ, अभी आपको मिला के नहीं मालूम है कि मालूम है। तो जब सबको एक साथ में कंसोलिडेट कर दूंगा तब उसके बाद पता चल जाएगा आपको कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्या है। अक्टूबर रेवोल्यूशन तो अभी तक जो अभी हम लोग चैप्टर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये सब क्या है? मुझे अभी तक एक समझ में नहीं आया। अभी समझ में नहीं आना है। अभी आप समझो कि वहाँ एक रिवोल्यूशनरी पार्टी बनी है जो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थी, और जो पार्टी बनी थी उसके दो धड़े हो गए। एक बन गई किसके लिए, जो इनफेक्ट में थी, रिवोल्यूशनरी पार्टी अलग हो गई, और फिर इसके दो टुकड़े हुए। इतना समझ आ गया कि मतलब टोटल मेन पार्टी थी रशियन। आपको न ये याद रखना है, न ये याद रखना है, न ये याद रखना है, ये दोनों याद रखना बस बोल्शेविक और बोल्शेविक। है, यही दो याद। मतलब लेकिन फिर भी पॉलिटिकल हिस्ट्री होती तो वो मैंने पूरी बता दी, लिखे रहोगे तो कहीं याद रहेगा कि ऐसे हुआ, नाम आएगा तो याद रहेगा ये उससे पहले बनी। अब आगे की कहानी देखो। एंट्रीज ओपन इस दाद की ऐसी रिप्रेसिव सोसाइटी में जरूरी है कि पार्टी डिसिप्लिन हो और अपने मेंबर्स की नंबर और क्वालिटी को कंट्रोल करके रखे। While on the other hand, Mensheviks thought कि पार्टी सबके लिए ओपन लीजिए। A turbulent time, the 1905 revolution. समझ में आया बात? उसने क्या कहा कि पार्टी की क्वालिटी कंट्रोल हो और एंट्री शुड नॉट बी गिवन टू ऑल, जबकि मेंशेविक क्या कहता था सबके लिए ओपन हो। वो चाहते थे नहीं कंट्रोल और क्वालिटी है। तो जुझारू मेंबर हो। अब देखो डेमोक्रेसी था। बाकी यूरोपियन कंट्री में जहाँ पार्लियामेंट थी, यहाँ पे ज़ार के पास ही पूरी अथॉरिटी थी और उसे कोई पार्लियामेंट को फेस नहीं करना पड़ता था, तो वो सारी डिसीजंस अपनी मर्जी से लेता था। एंड मीनवाइल रशिया वाज फाइटिंग। समझ में आया बात कि जहाँ यूरोप में पार्लियामेंट थी, कहीं नेशनल असेंबली थी, कहीं कुछ था, तो वहाँ राजा और उन दोनों के बीच चलता रहता था कि नहीं, क्योंकि 1914 तक हम पहुँच गए। अब तो बहुत आगे का समय है। कहीं कहीं मोनार्की रह भी गई। कहाँ 1789 में हुआ था कि नहीं, बास्तीन की जेल का। और अब 1914 तो वहाँ लगभग सब जगह लिबरल या कंजर्वेटिव आ चुके हैं, तो सब जगह पार्लियामेंट बन चुकी है। और यहाँ पर अभी ज़ार का एब्सोल्यूटिस्ट है और ऑटोक्रेट है, जो मर्जी उसके सामने कोई पार्लियामेंट ही नहीं। लेकिन फिर जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ तो ड्यूमा बना। ड्यूमा यानी पार्लियामेंट। रशियन की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? तो उसमें जब ड्यूमा बना, ड्यूमा बनने के कितने दिन बाद उसे पहली बार सस्पेंड कर दिया, डिसॉल्व। ये सही करें, 75 डेज बनने के 75 डेज बाद पहले ही भंग कर दिया। कोई ड्यूमा नहीं, जा फिर सही लगता फिर सही लगता हो गया, फिर 3 महीने बाद। हाँ, और फिर उसने जानते हो क्या किया? वर्ल्ड वार में तो ड्यूमा से सलाह लेनी ही बंद कर दी। ड्यूमा से बिना पूछे अपने मन से जिसको मर्जी भेजता था। इतने लाख सैनिक वाले कहाँ कौन मरा हिसाब ही नहीं। ड्यूमा को रिपोर्ट भी नहीं देता था ज़ार निकोलस। समझ में आ गई? तो बनाई क्यों? लोगों ने कहा कि भाई हमें भी दो पॉलिटिकल अथॉरिटी, तो उन्होंने कहा ठीक है इलेक्ट करो, बना लो, हमें सब सलाह लेते रहेंगे। जैसे वहाँ नहीं चल रहा था कि लुई 16 भंग कर देता था नेशनल असेंबली को, उसने भी 18 बार किया था, भी भंग करेंगे। सेंट्रल पावर में आई गई थी, सेंट्रल पावर में आई गई थी। इटली है ना सेंट्रल पावर में, तो इटली एंड रोमानिया। इटली ये सेंट्रल पावर में ही रही है। और उस समय मुसोलिनी था, सबसे खतरनाक था, कईयों को मारा। अब उसकी कहानी अलग से बताएंगे, लेकिन इतनी बात समझ में आई कि यहाँ पर ये इसने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। अब रशिया की कहानी सुनिए कि क्या इसे सलाह लेनी पड़ती थी? पिछली लाइन आपने सुनी, इसको अपने पार्लियामेंट की सलाह लेनी पड़ती थी। ये देखो, वॉर विद जापान, क्योंकि उन दोनों को कोरिया और मंचूरिया चाहिए था। ये एंड दिस देखो। वॉर
वॉर में रशिया बार बार हारा था, बट ज़ार निकोलस सेकंड डिसीजन अपनी मर्जी से लेता था। एंड मीनवाइल रशिया वाज फाइटिंग द वॉर विद जापान, क्योंकि वो दोनों को कोरिया और मंचूरिया चाहते ये देखो, दो फ्रंट पे वार चल रहा था। मंचूरिया, ये जापान देख रहे हो, ऐसा नहीं ये और ये भी ये चाहता था और ये भी चाहता था और ये रशिया भी चाहता था। तो इसने एक तरफ तो इन देशों से युद्ध किया और दूसरी तरफ किससे युद्ध किया? जापान से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोरिया था और मंचूरियन खाना चाहता था। ये दोनों, लेकिन इन दोनों में भी युद्ध हुआ। दोनों चाहते थे लड़ाई भी। जापान बहुत शक्तिशाली था और जब जापान के लोग आए ना लड़ने के लिए, तो यहाँ इनके सैनिकों ने बोला आइए आइए हमारे राजा को मारिए, आइए आइए। ये तो तंग करके रखा। उन्होंने एंट्री दी तो उन्होंने न सिर्फ उनके राजा को मारा, इनके सैनिकों को भी खूब मारा, तबीयत से मारा, 2-3 करोड़। और इनकी जितनी औरतों को सबको ले गए अपने यहाँ वेश्यालय में बिठा दिया। फिर तब से अमेरिका ने बोला तुम्हारी सेना ही नहीं होगी। आज तक उसकी सेना नहीं, तुम सबसे क्रूर सैनिक हो। आज तक उसकी सेना ही नहीं बनती। चाइना में भी उसने गदर काटी, मार काट और औरतों को ब्रॉथल में डाल देना, उसने यही सब किया। तो उसके सैनिक सबसे गंदे माने जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कितना छोटा देश है। और लेकिन जब उसने कहा कि अमेरिका ने हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तुम्हारी सेना में, उसने कहा तो सैनिक रखने नहीं, खूब तरक्की करो। आज सारी दुनिया में उसका सामान बिक रहा है। वो डेवलप हो गया क्योंकि सेना में लोगों का खर्च होता है, उसको तो सेना ही नहीं रखनी। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? तो अभी आपने क्या देखा, रशिया ने 2 फ्रंट वार खोल दिया था। एक तो वो वहां पर वर्ल्ड वार 1 में इन्वॉल्व था और दूसरी तरफ जापान से भी लड़ रहा था, अपनी अलग लड़ाई। जापान से तो पहले से, जापान से कोरिया के लिए लड़ रहा था। तो वर्ल्ड वॉर से पहले भी था। हाँ, इनका अलग चल ही रहा था। अब जरा आगे देखो, मतलब एक सिचुएशन पहुंच रही है धीरे धीरे किसकी ओर? 1914 1917 अक्टूबर में, जैसा कि रशिया बार बार हारा था, बट ज़ार निकोलस सेकंड ये हार रहा था। रशिया वुड विन एंड ही डिसाइडेड दैट रशिया वाज कंटिन्यू टू फाइट। बट इस वॉर में जापान से हारता जा रहा था बार बार और फिर भी लड़े जा रहा था। कह रहा था नहीं, हम तो अड़ गया था कि हम तो जीत के रहेंगे, और हारता जा रहा था और अपने 10 लाख सैनिकों को यहीं गवा दिया। ज़ार निकोलस ये हारता जा रहा था, जापान इसको हराता जा रहा था, लेकिन ये सैनिकों को उसी में खपाता जा रहा था। एंड इस सब वॉर की वजह से रशिया में इंटरनल डिस्कंटेंट बढ़ने लगा एंड दैट लेड टू वायलेंस ऑन सेंट पीटर्सबर्ग, जिसको कि ब्लडी संडे मैसेकर बोलते हैं। सो ब्लडी संडे का समय रशिया के वर्कर्स के लिए बहुत खराब था। चीज़ों का दाम इतना बढ़ रहा था कि उनकी रियल इनकम बहुत कम हो गई। ये सब देख के वर्कर्स ने लार्ज नंबर में वर्कर्स एसोसिएशन की मेंबरशिप लेना शुरू कर दिया। मीनवाइल जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे लाइक लेनिन, उन सबको एग्जाइल कर दिया गया। जरा सुनो, बड़ी बात है, 1904 ये अभी हम लिखेंगे में चीज़ों का दाम बढ़ने लगा, तो जो एक्चुअल इनकम थी वो तो नहीं बढ़ी उनकी पेमेंट, लेकिन दाम बढ़ने की वजह से उनकी परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई, तो लोगों में डिसकंटेंट बढ़ने लगा, महंगाई बढ़ गई। युद्ध की वजह से तो महंगाई बढ़ जाती है। अभी भी देखो इन लोगों में, रशिया में, यूक्रेन में हो रहा है, सब तरफ हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों में डिसकंटेंट होने लगा और ब्लडी संडे अब आने वाला है। तो फिर से ये अब देखिए, अब आगे की क्या बात कही गई, 1904 में ये सब हुआ है। मतलब खूनी रविवार, उस दिन ही तो मारा गया, खून खून फैल गया संडे। हाँ, अभी तो रखा। अब ये देखो, अब 1 साल आगे की बात करो। 2 जनवरी 1905 में जब वर्कर्स का ग्रुप विच वाज लेड बाय फादर गैपॉन वो विंटर पैलेस के पास आए अपनी मांग बताने के लिए, तब इंपीरियल फोर्सेस ने उन पे ओपन फायर कर दिया। फादर गैपॉन को ही मार डाला। 100 वर्कर्स मर गए और 300 घायल हो गए। इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे बोलते हैं। समझ में आया? इसके बाद पूरी कंट्री में स्टूडेंट, यानी आपके में जो ये ब्लडी संडे कब आया? 1905 में आया, जैसा आप बता रही हैं। और कब कौन मारा गया गोली से? तो फादर गैपॉन मारे गए। और कितने लोग मरे और कितने लोग घायल हुए? ये विंटर पैलेस के सामने मारे गए। तो अब इस चीज को क्या कहा जाएगा? ब्लडी संडे हुआ। किस ईयर में हुआ? जनवरी 1905।
करेक्ट बता दिया। सो 22 जनवरी 1905 इस चीज को लिख लो, तो इट वाज ब्लडी संडे। ये देख लो, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब कुछ चीजें और लिखें। तो इससे पहले वाला क्या था? यहाँ तक हो गया, हटा दें। हाँ, इससे पहले वाली चीज क्या थी? इससे पहले जो उसके पहले वाला भी बताना है, 1904 का दोनों लिखाते वो हैं, 1904 दोनों मेन है। सो यहाँ से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अब यहीं से शुरू होगा धीरे धीरे। 1904 से यहाँ की कहानी है। एक हिस्ट्री, एक स्टोरी तो होती है। जब एक बार पढ़ लो ठीक से तो याद है, और अगर बिखेर दो तो कुछ पता नहीं चलता इसका ये धागा कहाँ है, उलझ ही जाएगी। जलेबी है। अभी देखना चलिए, अभी हम लोग अक्टूबर रिवॉल्यूशन से बहुत पहले 1904 में, तो रेवोल्यूशन आया सर हम ही। चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं। कर चुके हैं। कर चुके हैं। The year 1904 लिखो। The year 1904 was bad year for workers. Workers क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड, प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स वर इंक्रीज्ड, वो बढ़ गए थे, बट सैलरी वाज नॉट इंक्रीज्ड। तो उससे क्या हुआ बताओ? द परचेजिंग कैपेसिटी डिक्रीज्ड। जब तुम्हारी सैलरी ना बढ़े और चीजें दुगने दाम पे मिल जाए तो तुम उतनी चीज खरीद पाओगे। सो परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमन पीपल डिक्रीज्ड। अच्छा अब जरा देखो, तुमको ये बात मालूम है पीट्सबर्ग के बीच से एक नीवा नदी बहती थी और उसके एक तरफ अमीर लोग रहते थे और एक तरफ गरीब वर्कर रहते थे। तो और क्या अमीर लोग जहाँ रहते थे वहाँ एक खूबसूरत विंटर पैलेस हुआ करता था। सर विंटर पैलेस हैं? अब ऐसे ही विंटर में था, तो विंटर पैलेस नाम उधर है। ठंडी पड़ती है ना, उधर सब पैलेस। ठीक है नाउ अब देखिए, सो इन जनवरी the worker took a peaceful procession, so workers were demanding, workers किस बात की डिमांड कर सकते हैं? were demanding for increase in wages, कि उनकी पगार बढ़ा दी जाए। या फिर एसेंशियल गुड्स की प्राइस Work डिक्रीज कर or दिया increase in their wages and decrease in working hours। वो कहते थे हम 18 घंटे नहीं काम करेंगे, 8 घंटे काम ले लो, बाकी 16 घंटे परिवार को देंगे, 8 घंटे सोएंगे, 8 घंटे परिवार के साथ। तुम यहीं रखोगे, 6 घंटे सोने दोगे तो परिवार करेगा। तो इसलिए increase in their wages, decrease इन वर्किंग आवर्स in working hours up to 8 hours। कहते थे हम 8 घंटे ज़्यादा नहीं काम करेंगे। फिनलैंड सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है, वो कहता है अपने कर्मचारी से 2.5 घंटे काम करोगे, वो भी 5 दिन, बाकी घर पे बैठो। 2.5 घंटे के लिए आना है डेली, और वो भी 5 दिन। और कहता है टैक्स नहीं देना, जो तुम कमाओ खाओ, हमारे पास पूरा पैसा, कोई टैक्स नहीं। कैसे इतना Happiest। पैसा कहाँ से लाते हैं ये लोग? हैं? इतना पैसा कहाँ से आता है कंट्री के पास? क्या पता। अभी फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे 3 हैप्पीएस्ट कंट्री है बोले। तो पैसे कहाँ से और तुम्हें अपने खर्च करो, तुम्हें अपने इलाज की चिंता की जरूरत नहीं, जब तुम गवर्नमेंट के पास चले जाओ सब इलाज हो सही में है। वो बहुत हैप्पी है। कनाडा से पहला अब जरा देखो, सो एंड
इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे भीड़ में काम ना कराओ। वर्किंग कंडीशन, डॉर्मेट्री अच्छी रखो जहाँ हम सोते हैं। एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, ये सब वो चाहते थे। चलिए, इन जनवरी 1905 में क्या हुआ? इन जनवरी, देखें जरा, देखो ये बहुत एकलव्य ने बहुत अच्छी बात पकड़ी है। इन 22 जनवरी 1905 तो वर्कर्स टुक आउट ए पीसफुल प्रोसेस। गैपॉन का नाम नहीं दिया ना बुक में, ठीक है। वन संडे, ऑन वन संडे, ठीक है, वर्कर्स took out a peaceful procession under leadership of Father Gapon. Took out Sir, on one Sunday, 22 Sunday, ये on Sunday ना, Yes. on Sunday workers took out, उन्होंने क्या किया बताइए? शांतिपूर्ण मार्च निकाला। Took out a peaceful procession, ठीक है, in front of विंटर पैलेस। वो कहाँ पर था? कहाँ पर था? इन पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, अंडर लीडरशिप ऑफ लीडरशिप। फादर गैपॉन का चित्र इन्होंने दिखाया था। फादर गैपॉन, फादर गैपॉन की लीडरशिप में ये काम हुआ। अब जरा देखो, ठीक है, procession means शांतिपूर्ण मार्च निकाला। ये देखो गोली लग रही फादर गैपॉन को। शांतिपूर्ण मार्च, बोल दिखाया नहीं जा रहा। सर इससे पहले दिखाई थी फोटो। ये ये तो लेनिन है। ये तो ले देश निकाला भी दे दिया गया था। exile बाहर जाओ देश के बाहर, क्योंकि तुम ही ये सब चला रहे हो बोल्शेविक। सो फादर गैपॉन को मार दिया गया। अब पीसफुल मार्च, ठीक है। फायर वाज ओपनड ऑन प्रोसेशन, क्या उन पे खुलेआम गोलियां चला दी गई? तो खाली ओपन फायर फायर वाज ओपनड ऑन, ठीक है, जो वर्कर्स 100 workers were killed and 300 workers, बात ना करें, were injured, इंजर्ड हो गए। लेनिन was exiled at that time, लेनिन उस समय देश में नहीं थे। This was called a bloody Sunday. This was called, अब इसे खूनी रविवार का नाम दिया गया, ब्लडी संडे। एक सेकंड खुली मटने को सर फायर वाज ओपन। फायर ओपन करना इसका कहते हैं, फायर वाज ओपन, खुलेआम गोली चलाना। जैसे जलियांवाला बाग में डायट ने ओपन किया था फायर। जनरल का अब देखो, तो ये जो इस ब्लडी संडे के बाद क्या हुआ, मोस्ट इतना काम हो गया तो अब जार और सतर्क हो गया। मोस्ट कम्युनिटीज एंड पार्टीज वर डिक्लेयर्ड इलीगल, लेनिन वाज सेंट एग्जाइल। ये तो इससे पहले नहीं, अब इसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे बुक में ये बोला है। अब जरा देखो, ठीक है, तो इस समय लेनिन एग्जाइल नहीं थे। ये इसमें लिखा नहीं है मेरे ख्याल से, उसको आएगा नहीं कि एग्जाइल थे कि नहीं, लेकिन इस समय तक इसने सबको इलीगल कर दिया। वो हम देख सकते हैं
कि कब लेनिन को भेजा गया, ये मैं देख के बता देता हूँ। मैं तो वो ही नहीं रखती इनको स्टोरी टेलिंग नहीं आता। भाई हाँ एक बार ढंग से सुनाओ ईश्वरन की तरह स्टोरी सुनाओ। When Lenin was sent exile, उसकी तरह तो स्टोरी According to History.com, दिसंबर 1895, Lenin and the other leaders हो गया exile। पहले से ही हो गए थे, ये कहीं लिख लो, दिसंबर 1895। after his exile in 1995, Lenin went to मतलब यानी जो शुरू में 1898 में पार्टी बनी थी ना, तभी exile उससे पहले ही इनको बाहर कर दिया गया। वैसे ही पार्टी लेनिन को फिर तो लेनिन कैसे बॉल्शेविक हो गए? जैसे तो बोल्शेविक का अब क्या ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे होंगे, हैं? अजीब लग रहा है, लेकिन वो कोई एक्टिविस्ट रहे होंगे तो इनको बाहर किसी न किसी राजनीति में रहे होंगे। बाहर इसमें क्या है, इसमें तो बनी है 1898 में। हाँ तो कैसे फिर तो ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। हाँ हेलो हेलो, वो क्या है? यानी यही दिया गया है कि दिसंबर 1895 में, और आफ्टर हिज एग्जाइल एंडेड इन 1900 में फिर वो वापस आ गए। 1900 कहाँ ये बनी? 1900 के बाद उन्होंने 2 साल बाद ज्वाइन कर लिया। सही है, सर तो नहीं सुनो। इसमें तो दिया है 1898। हाँ तो सही है ना, देखो सही है। मेरे को पहले अब देखो इधर इंदिरा गांधी की जगह प्रतिभा पाटिल दिखाता है। Exiled and in 1900 he came back, तो कहाँ गलत है? अच्छा हाँ 1898 में जब ये वापस आ गए 5 साल बाद, तो उन्होंने पार्टी के बनने के 2 साल बाद ज्वाइन कर ली पार्टी। गलत थोड़ी ना है। तो इसमें कार्ड देखो 1898 में पार्टी बनी, हाँ और सर, प्लस आपने 2 इयर्स बाद में ज्वाइन किया। तो बाद में ज्वाइन किया ना, उन्होंने थोड़ी बनाई थी। 2 साल बाद ज्वाइन कर ली जब आए। इसमें लिख देते हैं नहीं समझ में आएगा? नहीं आई सर। अरे समझ लो, जब वो पार्टी बनने से 3 साल पहले बाहर भेज दिए गए, अब पार्टी बनने के 2 साल बाद वो आगे ज्वाइन कर ली। 5 ही साल के तो बाद फिर उन्हें आने दिया। आने दिया होगा। 5 साल के लिए बाहर भेजा गया। दिस वाज कॉल्ड ए ब्लडी संडे। इतनी बात समझ आ गई? अब ब्लडी संडे के आगे की कहानी शाम को शुरू होगी। इंटरवल टाइम। घर जाओ खाओ पियो लेकिन ये ज्यादा बड़ा इंटरवल नहीं लग रहा। आराम ही नहीं। देखो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सब 11